जब एक बाप के सामने बच्चे भूखे मरते हैं ना सर, तो वो चोरी भी करता है, वो झूठ बोलता है, वो घर की सफाई भी करता है, लोगों से उधार भी लाता है और वो ऐसी-ऐसी हरकतें करता है कि आप यकीन माने कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक बाप जो कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। मैंने कभी भी 31 साल की उम्र तक कभी ईश्वर की ना तो पूजा की, ना माना, ना कभी मंदिर गया, ना पूजा पाठ। पर्सनल लाइफ में मैं बहुत गंदा हूँ, मेरे बहुत सारे अफेयर हैं, मैंने बहुत गंदे काम किए हैं, मैंने चोरियाँ की हैं, मैंने झगड़े किए हैं, मैंने हर वो गंदा काम किया है जो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए लोग करते हैं। आप समझ आपने लो, की हुई है। मैंने की है। मुझे अनुपम खेर साहब मेरी आवाज़ में वीडियो बनाते थे तो मुझे एप्रिसिएशन मिलती थी। जब मैं यहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप में आया तो लड़ाई एक रिलेशनशिप में जीने के लिए, देखिए मैं इसलिए कह पा रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि मैंने जी है। तो झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट भी होती है, एक दूसरे से बहस भी होती है। उन्होंने सबूत बनाए, कभी नंगे फ़ोटोज़ बनाए, न्यूड फ़ोटोज़ बनाए, हर चीज़ बनाए। ओके, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं। आपके, कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने देखा ना, जो हमारी फ़ोन पे बात हुई थी वो टोटल डिफरेंट, वो पूरी अलग थी, अपोज़िट। अपने स्टाफ से बदतमीज़ियाँ करना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था। अब सामने कोई भी नहीं है और तानिया मित्तल ऐसे हाथ हिला रही है, तो मुझे बड़ा एम्बैरेस फ़ील हुआ, तो नोक-झोंक शुरू हो गई मेरी उनसे कि यार आपको कोई देख नहीं रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट ऐसे जेस्चर मत करो। आपको सिंगल बंदा अगर जानता है ना तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। इसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगने लगी, जैसे ही वो जिस मंदिर में जाए उसी मंदिर की आके बुराई भी करने लगे। तो इसके बड़े-बड़े बिज़नेस हैं या नहीं ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बिज़नेस माइंडेड वुमेन है ये 100% है। उसके बाद में कार्निवल कार थी, इनकी गाड़ी में बैठे और बैठते ही अपने भाई से बोलती हैं कि भाई बलराज जी का जाने का इंतज़ाम किया जाए। ये हिट किया मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को। अभी मित्तल साहब पे फिर से आते हैं। मित्तल साहब ने उस वक्त मेरा फ़ायदा उठाया और जाते वक्त बिग बॉस में फिर से मेरा फ़ायदा उठा गई। कैसे फायदा उठाया? उनका बैकग्राउंड क्या तानिया का? मैंने कई बार उनके माता-पिता को, उनके भाई को भी बोला है। अंबानी से याद आया, वो अपने लाइफस्टाइल अंबानी से कंपेयर कर रही हैं। जब आप देखते हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है इससे? हद तो तब होती है ना सिद्धार्थ भाई, वो माने आप लिटरली सुसाइड कमिट करने वाले थे? बिल्कुल। तो मुझे जीते हुए केवल 5 से 7 दिन हुए हैं। तानिया ने कहीं आपसे आई लव यू या प्रेम एक्सप्रेस किया आप? तो क्या वो करोड़पति हैं आपके अनुसार? हो सकता है, मेरे अनुसार नहीं है। मैं बहुतों को मारा है? बहुत लोगों को, बहुत लोगों को। कोई कारण की वजह से मारा है कि ऐसे ही मारा है? बदतमीजियों की वजह से। अब पार्टनर्स कितना चेंज करते हैं महीने में? अब तो जितने चाहे उतने हो जाओ। तो कितना किया है पार्टनर्स? नाम तो नहीं पूछ रहा हूँ, तो अभी तक कितने पार्टनर्स चेंज किए महीने नहीं, में अभी पास्ट नहीं। का? अरे पता नहीं, अब तो पता गिनती भूल गए आप? अब नहीं पता रहता। गिनती भूले? 1800 प्लस हो गई हैं टोटल, 1800 प्लस। कुछ लोगों को कह रहे हैं आप ये सब जो बातें कर रहे हो वो बिग बॉस में जाना चाहते हो इसलिए? बिग बॉस देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बिग बॉस एक ऐसा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना बलराज और आप देख रहे हैं सिद्धार्थ कनन का यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं दिन रात आपको एंटरटेन करने के लिए, और इनकी टीम मेहनत करती है रात दिन। किस लिए? ताकि आप रहें अप टू डेट और आपको मिलती रहें सारी खबरें सबसे पहले। और आपका एक कमेंट बहुत ज़रूरी है, वैल्यूबल है। आपका कमेंट इसलिए वैल्यूबल है क्योंकि इनकी पूरी टीम को ऊर्जा मिलती है दूसरे दिन ऊर्जा के साथ काम करने की। आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल, तो डू कमेंट, डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको रहना है अप टू डेट तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना यार। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आप रहें अप टू डेट। थैंक यू सो मच। बलराज भाई, मैं आपके बचपन पे जाना चाहता हूँ। बचपन के बारे में बताओ ना भाई। जी देखिए, बचपन में बचपने जैसा कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज जो मैं बैठा हूँ ये मेरे सपनों में भी नहीं था, मेरे सपनों में भी ये नहीं था। मैं बताता हूँ, जब बचपन में हम ऐसे घर में पैदा हुए, मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे रोल मॉडल, अगर ज़िंदगी में मुझे फिर से मौका इंसान बनने का मिले तो मैं उनका बेटा बन के फिर से आना चाहूँगा। मैं फिर से उनका बेटा बनूंगा और इस बार उनको वो सब दूंगा जो इस बार छूट गया। इतनी मेहनत करूंगा। पिताजी करते क्या थे? मेरे पिताजी पहले पुलिस स्टेशन में चौकीदार हुआ करते थे, तो वो गांव की रखवाली वाला काम, जो भी चीज़ें थी वो थी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी एक ऐसी जगह से निकले हैं, उन्होंने, जब एक बाप के सामने बच्चे भूखे मरते हैं ना सर, तो वो चोरी भी करता है, वो झूठ बोलता है, वो घर की सफाई भी करता है, लोगों से उधार भी लाता है
और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि आप यकीन माने कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक बाप जो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। बाप के बारे में कुछ बोल पाऊँ, लिख पाऊँ, इतने शब्दों की औकात नहीं होती। मेरे पिताजी ने हमें सच बोल के, झूठ बोल के पाला और कभी हमारी रईसी में कमी नहीं रखी। कभी जैसे हमारे गाँव में कभी भी चाय के लिए हमारे गाँव में मिसाल देते थे, यार कितना गरीब है, कितने अपने बच्चों को ठाट से रखता है। स्कूल जाना, चीज़ें करना, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने देना, कभी नहीं, अपने हाथ से रोटियाँ। आज भी मैं एक दिन मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी, मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ खामोशी बलराज की, उसको बाद में बताऊँगा। कहाँ तक पढ़ाई हुई तुम्हारी? बदकिस्मती ने इतना तोड़ा है कि अब ना तो किसी के आने से और जाने से फ़र्क नाम की कोई चीज़ पड़ती नहीं। आपको सिद्धार्थ भाई बहुत ऐसे लोग ना इस बात को अब अलग वे में लें या जो भी लें कि अभी तमाशा करने लगा है, जो भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, 4 लोगों के अलावा। वो क्या सोचते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। कौन है ये चारों? बताऊँगा। देखिए, आप यकीन माने, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे सिद्धार्थ भाई जिनकी माता नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पिताजी नहीं हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके दोनों नहीं हैं। लेकिन क्या आपने एंटायर लाइफ में कभी ऐसा इंसान देखा जिसने अपनी माँ की तस्वीर सपने तक में ना देखी हो? सपने में भी ना देखी हो? क्यों? ये तो ईश्वर से पूछना पड़ेगा कि क्यों? यही तो सवाल है, यही तो तर्क है। मैंने कभी भी 31 साल की उम्र तक कभी ईश्वर की ना तो पूजा की, ना माना, ना कभी मंदिर गया, ना पूजा पाठ की। सिर्फ एक ही सवाल उससे हमेशा कि तेरे बच्चे की बात थी तो तूने अपने मरे बच्चे पे भी गणेश जी का हाथी का सूंड ला के लगा लिया, जीवित कर लिया। तेरे हक की बात थी, मेरा हक का क्या? तूने जो कुछ भी दिया है सब ले ले, सब कुछ ले ले, जो कुछ भी दिया है सब। मैं तो सिर्फ एक सपने में मांग रहा हूँ ना कि एक इल्यूजन तो क्रिएट कर दे, एक वो तो दे दे कि मैं उसको देख लूँ कि ये माँ थी। लिखा था कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज़ दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे ईश्वर, ले ले मेरी जान, ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। कुछ ना लोग बदकिस्मती होते हैं, बन जाते हैं कर्मों से। कुछ होते हैं कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, हमें इंसान की नज़रों में ही अच्छा बनना है, जबकि इंसान को ना ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनना चाहिए। अगर जैसे कि मैं मानने लगा हूँ तो उसको कहने भी लगा हूँ। आप यकीन माने, दिल से बोल रहा हूँ ये बात, कि इंसान अगर इंसान की नज़रों में अच्छा बनने को छोड़ के उसकी नज़रों में अच्छा बन गया, फिर वो किसी का हाथ नहीं पकड़ने देगा। राहुल गनाल भाई हमारे एक मित्र हैं जो सलमान भाई के बहुत ही करीबी और बहुत अच्छे बहुत दोस्त अच्छे हैं। दोस्त हैं मेरे बहुत भी। अच्छे दोस्त हैं और आपकी भी बात हुई होगी। उनके यहाँ पे गया, उनसे बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ, जिनसे इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात हुई। फ़कीर की बात याद है कि अच्छे लोग मिल रहे हैं। सुबह उठता हूँ, सुनील शेट्टी सर ने फॉलो किया, मैसेज किया, मोबाइल नंबर डाला, अपना वॉइस नोट भेजा कि बच्चे मैं जैसे ही मुंबई में आऊँगा तुझसे मिलूंगा। फ़कीर की बात याद आई। मेरे पास, मैं भी आपको हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, रात में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मेरे दोस्त ने, पता नहीं कौन सा दोस्त, वो अश्वनी ठाकुर करके उनका नाम है, उन्होंने 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में बोल दिए। फ़कीर की बात याद आई बिना मांगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बीते, और ये गवाह है मेरे साथ जो लड़के चल रहे हैं, इनके सामने सारी ये चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे जो बनते काम, एक व्यक्ति जो राकेश कोठारी भाई हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। तो सारी चीज़ें जब अपने आप को समर्पित करते हैं तो मुझे वो फ़कीर की बात याद आने लगी और मेरा विश्वास बढ़ने लगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी। अभी आप करते क्या हैं? अभी मैं वर्तमान सरपंच भी हूँ। मैं उल्टी मिरर टाइप हिंदी लिखता हूँ। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने उसको डाला हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 27724 करके है। और वो एविडेंस बस मांग रहे हैं और वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चला जाएगा। मैं मिरर टाइप, पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं लिखता, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं लिखता और किसी के पास ये टैलेंट नहीं है। मैं इस टैलेंट को ऑन करता हूँ। तो एक हुआ आपका सरपंच, एक आप लिखते हैं, जी पॉडकास्ट करते हैं, जी। अब प्रॉपर्टी का भी व्यापार है। प्रॉपर्टी, हमारा वाराणसी में प्रॉपर्टी का काम है। ज़मीनें लेना, बेचना, खरीदना सब करते रहते हैं लड़के। अभी धन की तकलीफ नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे वो लड़का जिसको धन की इतनी तकलीफ थी, अब धन बिंदास पा चुका है अपने मुट्ठी में, कैसे हुआ वो? ऐसा होता है ना कि जब आपकी नीयत साफ हो ना, तो मैंने एक लाइन लिखी थी उसमें, गुमराही से खुद को मोड़ा। मैंने पहले भी कहा है, मेरे किरदार में इतनी गंदगी निकलेगी ना अगर झांकेंगे तो। रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर समझा देता हूँ। रियल लाइफ बेसिकली ये पब्लिकली प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपके माता पिता, आपके बच्चे सब, मैंने एक रील बनाई, वो आपके माता पिता सब लोग देखते, तो दैट मीन्स ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है।
और आपने उस रील के माध्यम से कुछ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया या कुछ भी समाज के प्रति कुछ गलत बोला, तो हम आपसे सवाल कर सकते हैं या आप मुझसे सवाल कर सकते हो। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक आती है जो पर्सनल लाइफ में मैं बहुत गंदा हूँ, मेरे बहुत सारे अफेयर हैं, मैंने बहुत गंदे काम किए हैं, मैंने चोरियाँ की हैं, मैंने झगड़े किए हैं, मैंने हर वो गंदा काम किया है जो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए लोग करते हैं। आप समझ आपने रहे हैं? की हुई है। मैंने की है, हर एक चीज़ की है। मैंने चोरियाँ की हैं, मैंने लड़ाइयाँ की हैं, मैंने अफेयर चलाए हैं, मेरी कई सारी गर्लफ्रेंडें रही हैं, हर एक चीज़ रही है। एक बच्चा जिसको कोई समझ ही नहीं है, आपको क्या लगता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप कब अच्छे से बोल पाते हैं? जब आप उसको जीते हैं, जब आप उस सफ़र को तय करते हैं, तब आप उस सफ़र के गड्ढों के बारे में, एक सफ़र है, बहुत साफ़ सुथरा सा रोड है, आप उस पे गाड़ी तेज़ नहीं चलाएँगे क्योंकि जब आप पहली बार जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि गड्ढा, रोड तो सही है लेकिन कहीं भी गड्ढा आ सकता है। लेकिन एक रास्ता वो है जिस रास्ते पे आप रोज़ अपने घर जाते हैं। आप बेझिझक रहे हैं, यूँ आपको गड्ढों का भी पता होता है। समझ रहे हैं? तो आप उस रास्ते के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाओगे जिस रास्ते पे आप चलते हो। मैंने ज़िंदगी का हर सफ़र तय किया है। मैंने ज़िंदगी की हर चीज़ें देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप तभी कुछ लिख सकते हो, तभी कुछ बोल सकते हो, तभी कुछ कह सकते हो जब आपने वो सहा हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपके धोखेबाज दोस्त हो, चाहे आपको चोरी-चकारी करने वाले दोस्त हो। बम्बई आए किस कारण? कारण मुंबई से आने के पहले तो बहुत कहानी पीछे की। मुंबई तो पॉडकास्ट शुरू कर दिया था, यूट्यूब शुरू कर दिया था, एक्टिंग एंड सिनेमा का एक नया ही रूल था। मैं मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी बोलता था शौकीन को। एक 9th फेल बच्चा, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? एक 9th फेल जिसको इंग्लिश का सही से इंग्लिश बोलता था, जिसको इंग्लिश को इंग्लिश बोलता था, शौकीन को शौकीन बोलता था। इसमें अब आ जाते हैं अमन दयाल। ये मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है, वो खूबसूरत दोस्त है जिसको मैं किसी भी कीमत पे गँवा नहीं सकता। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न, मारवा स्टूडियो, आपने नाम सुना होगा, सेक्टर 16 फिल्म सिटी। यहाँ पे मैंने टाइम पास करने, क्योंकि मैं बहुत टूटा हुआ था रिश्तों से, अपनों से। वो एक पर्सनल एजेंडा था बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि मैं मरा इसलिए नहीं कभी, क्योंकि मैं पका हुआ था। मेरे पिताजी ख़त्म हुए फरवरी में। एक बूंद आँखों से आंसू अभी तक निकले नहीं है सिद्धार्थ भाई। क्या लगता है, दुःख नहीं हुआ होगा? क्या लगता है? कहीं तो स्टोर हुआ होगा, कहीं तो ऐसा होगा ना कि कभी फटेगा तो क्या होगा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। और ऐसा लगता है कभी-कभी कि एहसासों की नमी ज़रूरी है रिश्तों में। रेत भी अगर सूखी है तो मुट्ठी से फिसल जाती है। अब सूखी रेत को ना पकड़ना भींच के, सूखी रेत निकल जाएगी और जो आपके हाथों में जो पसेब बनता है, जिसको पानी बोलता है, उसमें नमी आएगी, वही रेत बस आपकी मुट्ठी में रुकेगी, सूखी रेत फिसल जाएगी। जब रेत में नमी की ज़रूरत है तो रिश्तों में क्यों नहीं? रिश्तों में भी नमी की ज़रूरत है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। लोग बस ये प्रूफ करने के चक्कर में हैं कि मैं ठीक हूँ, तू गलत है। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि चल भाई तू ठीक है, मैं गलत हूँ। कोई नहीं कहता। और आपको ये ठहराव लाना है ज़िंदगी में तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। मुझे समझने के लिए एटलीस्ट मेरे करीब तो आपको आना पड़ेगा, वरना आपको मेरी बातें ऊपर जाएँगी और आप समझ नहीं पाओगे। ये बीच में तुम्हारे फरिश्ते आए। अमन दयाल। हुआ यूँ कि टूटा हुआ था तो मैंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न में डिप्लोमा कोर्स जॉइन किया कोविड के बाद में। कोविड के बाद में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहला ही बैच था, बैच नंबर 110, और मैं अपने बैच में नंबर बनाया पीछे से। हमारी क्लास में 40 बच्चे थे तो मैं 40वें नंबर पे आया। अगर और होते तो और भी आखिरी नंबर पे आता। और आज वो बैच देखिए ना, वो बैच मेरे नाम से जाना जाता है। आज आया मैं नंबर 1 पीछे से, लेकिन आज चाहे वो पूनम मैम हो हमारी फैकल्टी, चाहे हमारे डीन सर हो योगेश मिश्रा सर, और चाहे वो संदीप मारवा ऑनर साहब हो, सब बात करते हैं कि बलराज कमाल का इंसान है। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न में डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया एक्टिंग का, और वहाँ पे शुरुआत की। तो वहाँ पे शायरी की शुरुआत यहाँ से होती है, शायरियाँ यहाँ से शुरू हैं।
हुआ यूँ कि एक्टिंग करनी है तो आपके शब्द साफ होने चाहिए। इंग्लिश मुझे आती नहीं, चोर चमार जैसा मैं दिखता हूँ। पैसा तो चलो थोड़ा बहुत कमा ही लिया था। मैंने कहा क्या किया जाए? अब गाड़ी से आना जाना है, सिर्फ कैंटीन के मज़े लेने, क्योंकि मैं कॉलेज में नहीं गया था कभी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कॉलेज की ज़िंदगी जीनी है। तो कॉलेज वाली ज़िंदगी जी रहा था, कैंटीन में जाता था, मस्ती करता था। देवेंद्र कैंटीन वाला जो है वो फ्राइड राइस बना देता था और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीता था, लेकिन रहता अकेले था। तो हुआ यूँ कि मेरी और अमन की मुलाकात होती है हमारे बैच में, वहाँ पे झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके। मुझे लगता है मैं इगोस्टिक बहुत था, झगड़ा कर लेता था तुरंत। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ इंसान, मुझसे ज़्यादा कोई बदतमीज़ नहीं होगा ऐसा लगता था मुझे। तो वहाँ उसने मुझे किसी शब्द पे टोक दिया कि तू गलत बोल रहा है। फिर हेरा फेरी को लेके मैं फिर हेरा फेरी बोल रहा था, बोल रहा फिर हेरा फेरी नहीं होता बलराज, फिर हेरा फेरी होता है, फिर हेरा फेरी होता है। मैंने कहा यार तू सिखाएगा? झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा उसका मेरा। अब वो मेरे से डरते थे वहाँ लोग, क्योंकि लोकल सपोर्ट बहुत थी मुझे, और गुजर सब अपने दोस्त हैं। मतलब नोएडा दिल्ली के अंदर आप कहो जिसको तोड़ना हो अभी फ़ोन पे टूट जाए, ऐसी वाली बात थी। मतलब जिसको तोड़ना हो, कोई ये नहीं बाद में पता करेंगे वो कौन है, तोड़ देंगे उसे। वो कोई भी निकले वो बाद की बात है, लेकिन कह दिया टूटना है तो वो टूटेगा, लोकेशन मिलनी चाहिए, लोकेशन दे दे बस, ठीक है। ऐसा वाला मामला था। अपन रोज़ गाड़ियाँ बदल के जाते थे, नितिन अवाना का हाथ था। तो क्या करते थे, उनकी गाड़ियाँ 20-25 गाड़ियाँ एक ही नंबर रहती थी, उस पर CFS लिखा रहता था, गाड़ी नंबर नहीं होता था, CFS चौधरी फुग्गन सिंह उनका वो चलता था। अब गाड़ी बदल बदल के कभी मर्सिडीज से जा रहा हूँ, कभी फॉर्च्यूनर से जा रहा हूँ, कभी किसी चीज़ से जा रहा हूँ, तो लोग डरते थे। अब इसको किसी ने कहा कि बलराज से मत टकरा, ये तुझे तोड़ देगा। लेकिन पहली बार वो माफ़ी मांगना, उसको मैं गया, मैंने उससे माफ़ी मांगी, मैंने उसको गले लगाया और मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना। और उसने मेरे हिंदी के पूनम मैम ने तो चलो बताया कि अपने शब्दों को ठीक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक्टिंग में जाना तो शब्द ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अमन दयाल ने मुझे रात रात भर एक एक शब्द पे, मेरे क्राफ्ट पे काम किया, और इतनी लगन से मैंने काम किया। फिर हेरा फेरी हो, या चाहे फूल हो, चाहे मिजाज हो, चाहे दुनिया का हिंदी का कोई डिफ़िकल्ट शब्द हो, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि नहीं, मुझे जानना है, मुझे समझना है हिंदी को। और इतना काम किया जो लोग सालों में नहीं करते। शायरियाँ लिखना शुरू किया, शायरियाँ पढ़ना शुरू किया, और मैंने बोलना शुरू किया और रिदम में आना शुरू किया। अंकी बिंदियों पे काम करवाना शुरू किया। उसने पॉइंट्स बताए कि नहीं, जब बहुत ज़्यादा लोग हो तो अंकी बिंदी का जैसे सपनों को, जैसे लोगो बोलते हैं लोग, लोगो नहीं होता, बोला लोगों, मतलब लोगों के साथ हमें चलना है। जैसे लोगो तो एक पिक्चर, जैसे किसी का एक प्रतीक हो गया, मान लीजिए कोई बुक बिंदी का है लोग उसमें। बिंदी है, हाँ, और लोगों में बिंदी है कि लोगों में अगर तेरी तस्वीर नजर आ रही है तो कमाल है, तो बेमिसाल है। फिर उसको रिदम मिलाया, रात दिन मेहनत करी। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान हैं बहुत लोग, मगर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। आज मुझे ऊंचाइयों पर देखते हैं लोग, कहते हैं ये कैसे वहां पहुंच सकता है, लेकिन मेरे पैरों के छाले, मेरा रास्ता इतना आसान नहीं था जितना मैंने इसको बनाया है। शिद्दत से किसी चीज़ को आप चाहते हो तो यकीन मानो और यकीन ही मानो। जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जब ये बात बोलते हैं, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है। शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो मिलती ज़रूर है, नियत से। ये सफ़र ये रहा। तानिया मित्तल कहाँ से आई फिर? बिग बॉस की बातें शुरू कर दी आपने, ओके। तानिया मित्तल का भी एक रोल है। जैसे मुंबई आए तो यहाँ पे मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आया, क्योंकि मेरा इससे पहले एक फैमिली का मैटर था। जब इंसान टूटता है चारों तरफ से, इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मेरा एक रिलेशन था, वहाँ से मैं निकला टूटा हुआ था, तो मैं यहाँ आया मुंबई में, एक लड़की मिली। के बाद क्या हुआ कि हम एक रिलेशनशिप में आए। मैंने अपने आप को मुझे क्या है कि मैं प्यार का भूखा रहा हूँ ज़िंदगी में, सिद्धार्थ भाई। वहाँ से मुझे लगा कि ये समझेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये समझेगी, लेकिन मैं गलत था। मुंबई की हवा में जो रहा हूँ 3-3 4-4 साल, मैं किसी को भी गलत नहीं कहना चाहता। हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। उसका दिखावा था, लेकिन मुझे प्यार लगता था, मुझे अच्छा लगता था। 2.1 मिलियन मेरे फॉलोवर्स हो चुके थे इंस्टाग्राम पे, इंक्लूडिंग मुझे अनुपम खेर साहब और मेरी आवाज़ में वीडियो बनाते थे, तो मुझे एप्रिसिएशन मिलती थी, मुझे लगता था और ऊर्जा मिलती थी कि नहीं बलराज, तुझे और मेहनत करनी है। तो सब कुछ भूल गया। मेरी टीम, मेरे बच्चे बहुत गवाह हैं इस चीज़ की। मेरी ज़िंदगी का तोहफ़ा हैं ये लोग, जो मेरी टीम में आज तक कोई सैलरी नहीं लेता है। 3 साल से मेरे साथ है, क्योंकि उनको पता है बलराज के पास सैलरी देने के लिए भी है नहीं। वो सैलरी नहीं लेते मुझसे, एक पैसे की भी नहीं लेते। और ये बात उतनी ही सच है जितना कि मेरी माँ का ना होना, ये उतनी ही सच है। कोई कुछ भी कहे, मैं मेरी मर्ज़ी से 10,000, 5,000, 20,000 जो दे देता हूँ, रख लो, अपने घर भेज दो या खा लो, पी लो। कभी उन्होंने मुँह से ही नहीं बोला कि मुझे सैलरी चाहिए। और ये मेरा आप ही काम के साथ रहते हैं? अभी भी मेरे साथ रहते हैं।
सोचिए कि जब मैं दिल्ली में मैंने स्टूडियो शुरू किया तो ये दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली में रहने के बाद में हुआ यूँ कि अचानक से रातों रात घुटन होने लगी, और रातों रात मैंने उठा के, क्या इनकी पर्सनल लाइफ नहीं होगी, क्या इनके दोस्त नहीं होंगे, लेकिन रातों रात उठा के मुंबई ले आया, 2 साल यहाँ रहा। अब सोचिए मुंबई से तुरंत उठा के बनारस ले गया, वाराणसी, बिना एक सवाल के, बिना किसी शिकायत के मेरे साथ हैं। मैं जीता हूँ इनके लिए। अब अगर मुझे कुछ बनने का मौका मिला तो सबसे पहले इनकी ज़िंदगी संवारूंगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ, माफ़ कर देना, अगले जन्म में करेंगे कोशिश। तो ये लोग जानते हैं, ऐसा है मेरा। हुआ यूँ कि जब मैं यहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप में आया तो लड़ाई, एक रिलेशनशिप में जीने के लिए, देखिए मैं इसलिए कह पा रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि मैंने जी है। तो झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट भी होती है, एक दूसरे से बहस भी होती है। मैं कभी भी सबूत बनाता नहीं हूँ, सबूत, सच्चाई को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, पहले भी बोला है। कुछ चीज़ें वो सामने आती हैं, एहसास होता है। उन्होंने सबूत बनाए, कभी नंगे फ़ोटोज़ बनाए, न्यूड फ़ोटोज़ बनाए, हर चीज़ बनाए, ओके, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं। आपके कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप में आता है तो इंसान वो जीता है ज़िंदगी। मैं आपको एक चीज़ अपने बारे में बता दूँ, मैं टोटली अनफ़िल्टर्ड हूँ। आप मुझसे दुनिया का कोई भी सवाल पूछेंगे, अगर मुझे जिसका जवाब नहीं देना होगा, मैं कहूँगा सिद्धार्थ भाई सवाल पूरा नहीं है, जिस दिन ये सवाल पूरा होगा उस दिन मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस दौरान ना मैं केवल उन पे इतना ध्यान दिया, जो मैंने सीखा वो मैंने इनको सिखाया, शब्दों को ठीक किया, उनके आज भी वो पूरी तरीके से नहीं ठीक कर पाई हैं, उनके हर एक शब्द पे काम किया, अपना भूल गया मैं। ये लोग कहने लगे जिस बलराज के साथ हम आए थे भैया आप वो नहीं हो, मैंने अपना छोड़ दिया, उसका 0 से लेके आज 4 से 4.5 लाख फॉलोवर उनके हो गए, बढ़ते जा रहे, उनको लगता है कि ये सब चीज़ है, ओके। ओरिजिनल वीडियोस वो बनाने लग गए, हर एक चीज़ करने लग गए। हुआ यूं कि बड़ी ही दिक्कतें चल रही थी और मैं टूटा पड़ा था चारों तरफ से। दिक्कतें इनके साथ, हाँ, फाइनेंशियली क्राइसिस, क्योंकि मुझे हर महीने चाहे मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ 1,10,000 रुपये मुझे रेंट भरना है फ्लैट का, और बच्चों का भी देखना है, और खाने पीने का भी 1 लाख रुपये, और इनकम 1 रुपये की भी नहीं। और 2 साल सर्वाइव करना छोटी बात नहीं होती सिद्धार्थ भाई, जब 1 रुपये की भी इनकम ना हो आपके पास, सिंगल पैसे की इनकम ना हो, प्लस उनके फ्लैट का भी देखना जिसमें वो रहती हैं, उसका भी रेंट देखना, क्योंकि उन सिंगल डेज में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मेरे साथ रहीं, तो मैंने उनको काम किया, वो हमेशा मेरे साथ रहती। मैं 5,000 का अपने लिए कुछ खरीदता तो 10,000 उसका उसके लिए खरीदता, जो उसको चाहिए, पार्लर वार्लर जो कुछ करना, सब कुछ। तो इस दौरान ना बहुत चीज़ें बेईमानी सामने आने लगी, चीज़ें सामने आने लगी, फिर वो एक्टर थी, चीज़ें थी। मैं मुंबई की हवा में नया वो था। फिल्म करती थी कि टीवी? फिल्म भी की, उन्होंने कई सारी भोजपुरी फिल्में की हैं। अब हुआ यूँ कि इस बीच में जब मैं टूट रहा था तो तानिया मित्तल का मेरे पास मैसेज आता है। तानिया मित्तल कहती है हेलो कैसे हो, मैंने कहा बहुत अच्छा हूँ, इंस्टाग्राम पे। अब बात होने लगी उनसे, और हम महीनों तक घंटों घंटों फ़ोन पे बातें करने लगे, पर मिले नहीं थे। हील करने लगे। चूँकि मुझे लगता है वो भी बहुत अकेली थी, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर एक भी बात झूठ बोलूँ ना तो मेरा ईश्वर मुझे इसकी सज़ा दे। बिल्कुल प्योर, आपके यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत शांति से और बहुत ईमानदारी से अपनी बातें रख रहा हूँ। आप मीडिया वाले नहीं हो, आपसे मैं घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहा हूँ। सीधा उनसे महीनों बात हुई मेरी, कई बार हमारे मनाली जाने का प्लान हुआ, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें, बियर पीने तक की भी बातें हमारी हुई। मैं उछालना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक मर्यादा के उल्लंघन ना करते हुए हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं शायद ना बता पाऊँ, हमारी अपनी उनकी बात। अब कई बार प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, या शायद वो कभी होने ही नहीं थे, वो भी उनकी तरफ से, वो भी बहुत चालाक लड़की है। तो उसने क्या काम किया, हमारा वृंदावन का प्लान बन गया, और हम वृंदावन में पहली बार मिले। मैं मुंबई से अकेले गया, किसी को लेके नहीं गया, इन लोगों को गया, मैं वृंदावन। और कितने महीने आप बात कर रहे थे फोन में वृंदावन में मिलने से पहले? 2-3 महीने हम लोगों ने, एग्जैक्टली नहीं पता, वो रिकॉर्ड्स में होगा। अगर माने फोन फ्रेंड्स थे? फोन फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे, मतलब फ्रेंड्स से ज़्यादा थे, मतलब फोन्स पे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। प्यार का इजहार हुआ फोन पे? फ़ोन पे प्यार का इजहार नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको हमेशा मित्तल साहब बोलता था, और नॉर्मल था इजहार। देखिए क्या होता है, जो इंसान चोट खाए हुए थे ना, वो फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं उनके। आपको पता होगा, मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो लोग समझदार होंगे ना उनको ये बातें समझ में आएंगी, जो नए नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने सारी रिलेशनशिप देख ली हो, सारे दुख देख लिए हो ना, तो जब वो नया कोई मिलता है ना तो उसको फास्ट फॉरवर्ड में चलाता है, बातों में समय नहीं गंवाता, वो मुद्दे पे पहुँचता है हमेशा कि ऐसा है ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें हो जाती है वो एक समझदारी वक्त के अनुसार आती हैं। वृंदावन में मिले, रेडिसन होटल में वो आई, नीचे उन्होंने अपने एक टीम के साथ आई, और एक लड़की वीडियो बनाने वाली थी, उसका नाम कोमल था। कोमल और 2 बॉडीगार्ड जो बेचारे रात दिन के जगे हुए थे। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बिल्कुल जैसा सोचा वैसी ही है ये।
तो वहाँ कॉफ़ी पी हमने, फिर मैंने उसी होटल में चेक इन कर लिया जहाँ पे वो थे, रेडिसन ब्लू में हम लोग रुके हुए थे। फिर एक दूसरे के रूम में आना जाना लगा रहा, और जो भी हुआ सारी चीज़ें, वो मेरे रूम में या हम उनके रूम में, जो भी चीज़ें, वो हमारी एक ऐसी मर्यादा का। कुछ सवालों के जवाब तब दिए जाते हैं जब सामने वाला खुद पूछे, क्योंकि पीठ के पीछे आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब सामने, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, वो कभी ना कभी तो अभी बाहर आएंगी 2-4 हफ्तों में, 1 महीने में। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि गली के अखबार में कुछ छप गया और वो दब जाएगा। ये ऑनलाइन अवेलेबल और सबकी नज़रों में आएगा, और वो जब निकलेंगे तो सवाल तो पूछेंगे ना। अगर मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो नज़रें कैसे मिलाऊंगा। सुबह उठे हम लोग मंदिर के लिए, कभी राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए निकले, प्रेमानंद महाराज जी के लिए निकले। एक जगह मैंने उनका पॉडकास्ट करवाया, मेरे साथ भी उन्होंने पॉडकास्ट किया, लेकिन वो कभी हमने रिलीज़ ही नहीं किया। क्यों नहीं रिलीज़ किया? बता देता हूँ। जैसे मैंने देखा ना, जो हमारे फ़ोन पे बात हुई थी वो टोटल डिफरेंट, वो पूरी अलग थी, अपोजिट। अपने स्टाफ से बदतमीज़ियाँ करना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था। कोई भी बदतमीज़ी, मैंने उसको उसका पर्सनल एजेंडा समझा। ओके, वो अपने स्टाफ को कैसे ट्रीट करती है, मुझे लगता है शायद इसका स्टाफ ऐसे सुनता होगा। और दूसरा, सामने मैं ना बड़ा सिद्धार्थ भाई, मैं ना बड़ा कॉन्शियस हूँ एक चीज़ में, कि अगर पब्लिकली कोई मेरी फ़ोटो तस्वीर भी खींचता है ना, तो मैं इनको डांट देता हूँ। ये लोग अपने आप कैमरा जब चालू, मैंने कहा नहीं, मुझसे बिना पूछ कुछ मत करो। मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ, मैं पब्लिकली फ़ोटोग्राफ करना मुझे पसंद नहीं आता, मुझे बुरा लगता है, भले ही जो भी है। अब सामने कोई भी नहीं है और तानिया मित्तल ऐसे हाथ हिला रही है, तो मुझे बड़ा एम्बैरेस फील होता, नोक झोंक शुरू हो गई मेरी उनसे, कि यार आपको कोई देख नहीं रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट ऐसे जेस्चर मत करो। आपको सिंगल बंदा अगर जानता है ना, तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और मैं तो कहता हूँ ये 2 बॉडीगार्ड इनको क्यों लेके चल रहे हैं, मंदिर के दर्शन करके आने, फट से करके आते हैं, उसमें क्या है नॉर्मली, जब आपको कोई देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। लेकिन वो हाथ हिलाते हुए मैंने देखा, और फिर जब वीडियो देखी तो उधर से भीड़ पता नहीं कहाँ से जोड़ देते हैं ये लोग। यकीन मानो, इतनी अच्छी इनकी क्रिएटिव टीम है, पता नहीं कहाँ से भीड़ जुड़ जाती है। मैंने, और भीड़ था ही नहीं, एक इंसान कुछ भी नहीं था। एक इंसान नहीं, सिंगल इंसान नहीं, ठीक है। उसके बाद चले जा रहे हैं एकदम। फिर हम लोगों ने एक दिन पूरा अच्छे से प्यार में गुजारा, कभी वो मुझे कोनी मार दे, कभी हम उनको कोनी मार दे, हर एक चीज़, मतलब जा रहे हैं राधा वल्लभ जी मंदिर, प्रसादी कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, पूरा दिन अच्छे से जिया। इसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगने लगी, जैसे ही वो जिस मंदिर में जाए उसी मंदिर की आके बुराई भी करने लगे बाहर निकलते ही। मंदिर की क्या बुराई कर सकते हैं आप? जैसे किसी भी महाराज जी से मिले, कि अरे सब पैसे का खेल है, सब पैसा, धन दौलत, माया। तो मैंने कहा कोई आपकी जेब में हाथ डाल के नहीं निकाल रहा है। देखिए उस वक्त तक मैं स्पिरिचुअल नहीं था, ये 1 साल का भूत है, देखिए ना मेरी कहानी। उसके बाद मैं तानिया मित्तल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से पहली बार मिलने का मौका दिया मुझे। हम जब प्रेमानंद महाराज जी के मंदिर पहुँचे, उनके आश्रम पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में वहाँ पे सारा प्रोसेस फॉलो किया। सुबह 5-6 बजे के करीब हम पहुँचे, और वहाँ पे एक ग्रुप में जाके बैठ गए, फ़ोन वोन जमा हो गए। उसके बाद तो ये अपना दिखावा हमेशा करती हैं कि मैं ये सोने की कुछ चीज़ें लाई हूँ, बाबा जी को दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी इसको छू देंगे, आप अपने खजाने में रख देना, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब ने अपने अपने सवाल लिखे कि क्या पूछना चाहते हो बाबा जी से, सॉरी। अब होता यूँ है कि वो सवाल अंदर पहुँचते तो वो पढ़ते हैं, आपने देखी होंगी उनकी वीडियोज़। भाई लग बैठे साथ में थे, मुझे पहले ले गए वो लोग, ग्रुप में बिठाया, और बाबा जी के जैसे आप बैठे मुझे ऐसे बिठा दिया, और मेरा ही सवाल पूछ लिया उन्होंने। देखिए आप वहाँ पहुँच सकते हो अप्रोच से, उस जगह पे जा सकते हो, लेकिन बाबा प्रेमानंद महाराज जी आपसे बात करें, ये टोटल आपकी नीयत के ऊपर फ़र्क। तो तानिया से पहले आप पहुंच गए वहां पे? मैं पहुँच गया, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, और सवाल पूछने के बाद में हुआ यूँ कि वहाँ पे मैंने अपना दुख हल्का किया। चाहे कुछ भी हो, मैं बड़ा प्योरिटी के साथ मैंने उनसे बात की, और वहाँ पे मैंने उनको बताया, और उन्होंने मेरी माँ का परिचय बताया कि तुम्हारी माँ का परिचय है माँ जगदम्बा। अम्बा 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 बोलो, और माँ सामने ना आ जाए तो कहना। अब देखिए, जैसे मैं वहाँ से आया, मेरे दोस्त ने मेरी ही शक्ल से मिलती जुलती एक तस्वीर बनवा के रखी हुई थी, और बर्थडे में मेरी अम्मा की तस्वीर मुझे दे दी अमन दयाल ने। आज भी मेरे ऑफिस में वो तस्वीर रखी है, और इस उलझन से निकाला। तो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में जो फ़कीर है जिनकी मैं बात करता हूँ, वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो आज भी फ़कीरी की तरह जीते हैं, फ़कीरों की तरह खाना मांग के खाते हैं ब्रजवासियों से। और वो जो इंसान है ना, आज के युग में आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता, कमियाँ आप भगवान में निकाल लोगे, वो तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। आज के ज़माने में अब तो किसी में भी कमियां निकाल सकते हो। बाबा प्रेमानंद महाराज जी को तो आप जीते जी देख रहे हो, आपने उनको देख लिया, टच कर लिया। आप इस युग के वो इंसान हो, और ये कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जो उनको देख करके जो दर्शन कर रहे हैं प्रभु के स्वरूप जिनको बोलते हैं, कुछ ही प्रतिशत लोग होंगे ये, जिनमें से मैं हूँ।
और मैं दोबारा भी गया था, कहानी सुनिए। उसके बाद देखिए मैंने अपने आप को वहाँ हल्का कर दिया, वहाँ पे मैंने अपनी कहानी सुनाई, हो गया, मैं आ गया। तानिया मित्तल जब गई तो शायद दोबारा गई, सवाल नहीं पूछा गया, तो फिर दोबारा जाके फिर दोबारा सवाल पूछा गया उनका, आया, बाहर निकल के बोल रही है तुमसे सवाल पूछा, बोल रहा तुम्हारा सवाल पढ़ा, मैं हाँ पढ़ा, मेरा नहीं पढ़ा। बोला अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है, मुझे तो प्रसाद भी दिया, मेरे को तो ओढ़ने के लिए चुनरी भी दी उन्होंने, और बढ़िया ये प्रसाद है, मैं बड़ा खुश। और वहाँ से मेरा जप शुरू हो गया स्पिरिचुअलिटी का। उसके बाद मैं स्पिरिचुअल, देखिए जैसे मैंने सालों तक कोई पूजा पाठ नहीं की, तो ऐसा तो नहीं कि अचानक से मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी घुस गई, मेरे अंदर भी चीज़ें हैं, तो मैं भी मजाक कर रहा हूँ। तो मित्तल साहब निकलते ही बोल रही है सब तेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवरों की वजह से है, सब वही है, दिखावे वाली बात है, सारी वही चीज़ें हैं। फिर जब गाड़ी में बैठ गए तो मुझे बोल रही है डोमिनेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि बलराज मेरा भी सवाल पूछ लिया। मैं बोले तो बहुत अच्छी बात, आपको पहले ही बता देना चाहिए था, ये तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है। ओके, ख़त्म हुई बात। फिर मैंने इनका एक जगह पे, एक महाराज जी हैं, उनको मैं रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ, ऐसे थे, उनका हाथ था, उनका मैंने पॉडकास्ट करा, डायरेक्ट किया। फिर एक मंदिर में आइस्कॉन टेम्पल बड़ा बन रहा है, वहाँ पे गए हम लोग, तो वहाँ पे उसने परिचय करवाया वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनसे, कि नमस्ते सर, ये हैं राइटर शायर बलराज सिंह, और स्पेशली मैंने इन्हें मुंबई से बुलाया है इस जगह को पूरा कवर करने के लिए। मेरी छाती चौड़ी, मैंने कहा नहीं यार देखो मेरा कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, कितनी अच्छी लड़की है। बाहर निकलते ही मुझे बोल रहे देखा बलराज, मैंने तुम्हें कितने बड़े आदमी के सामने बिठाया। तो इसके बड़े बड़े बिजनेस हैं या नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बिजनेस माइंडेड वुमेन है ये 100% है। आपका मुझसे, मेरा आपसे पूरी तरीके से इस्तेमाल करके निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। खासियत है, पता नहीं चलने देगी वो, बहुत चालाक है। उसके किरदार से बदबू आने लगी, और इंतहा तब हो गई जब गाड़ी में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े बहुत हमारे बीच में होते रहे। इसके स्टाफ को मैंने बोला कि आप, उनका स्टाफ मेरी तरफ से लड़ना शुरू हो गया उनसे। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ 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 आप मेरी तरफ से मत बोला करो। कोमल, कोमल को मैंने बोला कोमल आप प्लीज़ मेरी तरफ से मत बोला करो, बच्चे तुम्हारी नौकरी से निकाल देगी तुम्हें। आज भी मेरी बात होती है, कोमल ने नौकरी छोड़ दी, कोमल से मेरी आज भी बात होती है, वो आज भी मुझे भैया बोलती है, मैं आज भी उसको बच्चा बोलता हूँ कि ठीक है बेटा, ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो भैया, मैंने बहुत अच्छा हूँ बेटा। उनके बॉडीगार्ड आज भी मुझसे बात करते, कैसे हो भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो भाई, मैंने कहा अच्छा हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहा बिल्कुल। वो वृंदावन वाले ट्रिप में आपने रियलाइज़ किया कि आप लोग कंपैटिबल हो ही नहीं? मैंने तुरंत, हुआ यूँ, जब गाड़ी में बैठे, इनकी कार्निवल गाड़ी, 2 बॉडीगार्ड जिनकी टमाटर जैसी आंखें हो गई थी बेचारों की लाल, और वो रात दिन काम कर रहे थे, और उनको 100 रुपये ऐसे देते हैं जब खाना खा के आओ। एक 100 रुपये भी अगर किसी को देता, आप रईस हो तो कम से कम मेरे सामने तो मत दो ना यार, मेरे लिए तो वो नए बच्चे हैं ना, आप अलग से बोल दो कि बच्चे जाओ खाना खा के आ जाओ। एक पोलाइटली बात करने का तरीका, एनर्जी भी कम लगती है और इंसान को भी अपना करती है। उसके बाद में कार्निवल कार थी, इनकी गाड़ी में बैठे, और बैठते ही अपने भाई से बोलती हैं कि भाई बलराज जी का जाने का इंतज़ाम किया जाए। ये हिट किया मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे, ज़्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। तो ये मेरी शायरी थी, जिसमें अनुपम खेर साहब के साथ साथ बिलियन से भी ज़्यादा ओवरऑल व्यूज़ है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं ओवरऑल उसमें। लाखों लोगों ने इस साउंड का इस्तेमाल किया है सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। तो मैंने बैग उठाया, क्लियरेंस की, और सीधा मुंबई ब्लॉक किया। इसके बाद मैंने कभी बात नहीं की। इनका 20 दिन के बाद में, 25 दिन के बाद में मैसेज आता है, कॉल आता है कि प्लीज़ बलराज कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी। मैंने कहा किस वजह से करूँ बताओ। फिर उन्होंने बात की, मैंने अनब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से। पर ये मैसेज आपको व्हाट्सएप में आया था? हाँ, व्हाट्सएप पे। हुआ यूँ, इन्होंने बाद में ना, देखिए मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप को सही करने के लिए कि मुझे चाहिए, मैं छोड़ना चाहता हूँ, चीज़ें निकलना चाहता हूँ, वो गया। उसने अब क्या किया, मेरे से बिना पूछे, एक इंटरव्यू हमने किया था साथ में, तो ऐसे हमने साथ में रूम में एक फ़ोटो खिंचवाया हुआ था, शायद उनकी प्रोफाइल में अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसमें हम दोनों को फ़ोटो वीडियो बना के उसमें लिख दिया, गाना लगाया हमारे मिलन की घड़ी, और लिख दिया आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ टॉक विद बलराज। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि ऑलरेडी बलराज टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, और ऐसी की तैसी मर गई इधर आके मुंबई में आके, और स्याप पे बढ़ गए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर हमने जो पूजा पाठ की थी मंदिर में, चलो जिया था उसका, मेरा था, उसको वो वीडियो डालने की क्या जरूरत थी, उसने डाल दिया, उसमें मालाएं डली हुई, हम साथ में चल रहे हैं, आरतियां साथ में कर रहे हैं। तो जो इधर है वो थोड़े ना छोड़ेगी मुझे, वो तो कहेगी एक होटल में रुक रहे हो, एक ही जगह पे जा रहे हो, और नैरेटिव कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं सोच ठीक भी तो है। जब आप इनके साथ मिले थे, मित्तल साहब के साथ वृंदावन में, आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी चालू थी मुंबई में? बिल्कुल, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं थी, लेकिन टॉक्सिक थी, और इतनी ज्यादा थी कि मुझे किसी भी हालत में उससे निकलना था, किसी भी हालत में। आप और मित्तल साहब जब वृंदावन में थे, दोस्त से ज्यादा थे? दोस्त से ज्यादा थे,
दोस्त से ज़्यादा थे, और मर्यादाओं की वजह से उन चीज़ों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा कभी भी, कि हमारे देश में ना जो महिलाएं होती हैं उनको देवी का स्वरूप कहा जाता है, माँ लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, यानी कि आपने जो आपकी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड थी हम्म, बम्बई में, उनको 2 टाइम किया तानिया के साथ वृंदावन में। हम्म। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप अपने लिमिटेशंस नहीं भूलते हैं, मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ भी झूठ बोल के नहीं रखी। कभी मैंने झूठ नहीं बोला। आपको कभी सच पता हो ना मेरे बारे में, आप मुझसे पूछना, मेरी तरफ से आपको सच ही मिलेगा, सेम जो आपको पता हो वही मिलेगा। और घबराहट जब आपके अंदर से खत्म होती है, सच्चाई का रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर आप चलने लगते हो, इससे ज़्यादा मज़ा किसी भी चीज़ पे नहीं आता। किसी भी चीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर निकल पड़े ना सिद्धार्थ भाई, आप यकीन मानो, आपको ज़िंदगी में किसी और चीज़ में मज़ा आएगा ही नहीं। तो वही वापस पूछ रहा हूँ कि ये टॉक्सिक गर्लफ्रेंड यहाँ पे, हम्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप मुंबई में, हम्म, वृंदावन में तानिया के साथ, हम्म। दोस्त से ज़्यादा थे आप लोग? दोस्त से ज़्यादा थे। जी। हम्म, तो यानी आपके 2 रिलेशनशिप चल रहे थे उस वक्त। हम्म। तो सवालों के जवाब तो तभी दिए जाएंगे जब सामने से पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे फिर से मेरा वही जवाब है कि मुझे ऐसा लगता है किसी को भी आप ना उछालें तो अच्छा है। जब सामने से पूछे कि हाँ वो मुकरे उस चीज़ से, तो हम उसका जवाब देंगे उसको कि नहीं ऐसा था। टॉक्सिक इन द सेंस ये था कि मुझे किसी भी हालत में इनसे ख़त्म करना था, और ख़त्म ऑलरेडी जैसे आखिरी सांसें लेता है ना, वो हो चुका था, और अलग अलग हो भी गए थे। लेकिन फिर क्या होता है, जब आखिरी मरता है, इंसान मरता है, तो क्या नहीं करता है, फिर सोचा कि नहीं अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें करते हैं। वो शुरुआत करने से पहले उसमें आग लगी पड़ी है, तो वो चीज़ें ख़त्म हुई, धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। कब मर गई पता ही नहीं चला, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके कुछ दिनों के लिए बांध तो सकते हो, केस लगाने के नाम पे, ये करने के नाम पे, महिला वुमेन कार्ड खेलने के नाम पे, लेकिन आप किसी को बांध के कब तक रख लोगे, कब तक रख लोगे? एक दिन बांध टूटेगा, वो डरना बंद हो जाएगा, और कहानी। किसी को इतना कभी मत डराओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। ये चीज़ें हैं, ये पार्ट है। अभी मित्तल साहब पे फिर से आते हैं। मित्तल साहब ने उस वक्त मेरा फ़ायदा उठाया, और जाते वक्त बिग बॉस में फिर से मेरा फ़ायदा उठा गई। कैसे फ़ायदा उठाया? मृदुल मेरा भाई है, और हमारा जो नॉर्थ के जो रिश्ते हैं ना, मैं आपको बता दूं, हम फ़ोटोज़ वगैरह साथ में पोस्ट नहीं करते, लेकिन भाई हैं सारे। चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे मृदुल हो, चाहे राजवीर सिसोदिया हो, चाहे मैक्स पहलवान हो, हमारे नॉर्थ की साइड के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं एलविश के साथ फ़ोटो डालूँ तभी वो मेरा भाई नहीं है, मैं मृदुल के साथ फ़ोटो डालूँ तभी वो मेरा भाई नहीं है। लेकिन जब हालात आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। मृदुल जैसे ही बिग बॉस में हुआ, मृदुल का वोटिंग का चलने लगा, तो मैंने वीडियो मृदुल को लाइव लिया, मृदुल को कॉल किया। पहले तो मृदुल को मैं सालों से जानता हूँ, तो मृदुल को कॉल किया, मैंने कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, लाइव पे आ गए। और लाइव पे मृदुल के वीडियो पढ़े, मैंने कहा आप मेरे हो, मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाले जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब वो वीडियो डली, तो इसके भाई का कॉल आया मित्तल के, कि भाई बॉस जा रहे बिग बॉस में, बलराज भाई कैसे हो। तब तक मुझे ये नहीं पता था, तब तक मैं स्टूडियो स्टेबल करके बैठा हुआ था कि इस बार अपन पक्का हिट होंगे भाई, और अपन क्या करेंगे, बी विद बलराज के नाम से एक नया चैनल बनाते हैं, और सॉफ्टली किसी को रोस्ट करेंगे, प्यार से रोस्ट करेंगे, किसी को बदतमीजी के साथ नहीं करेंगे, गेम प्लान को लेकर के लोगों के साथ, यानी बी विद बलराज, बिग बॉस विद बलराज करेंगे। चैनल बनाया, और उस पर अच्छा होने भी लगा था। अब हुआ यूं कि इसके भाई का कॉल है, तो सब कुछ बदल गया। मैं वृंदावन गया, उसी दिन वृंदावन निकल गया, लखनऊ पहुंचा, और वृंदावन में पहुंच के मैंने तानिया मित्तल को लिखा कॉन्ग्रेचुलेसन्स बिग बॉस 19 के लिए। उसके बाद मैंने वो कॉरिडोर की वीडियो, जो कॉरिडोर बोलते हैं, रिसेप्शन की वीडियो बना के उसको भेजी, तो उधर से तुरंत लिख रही है यू आर इन वृंदावन। मैंने कहा यस आई एम। तो बोल रही है मीट मी, आई एम इन मुंबई। मैं बोला मैं तो वृंदावन में हूँ, कैसे मिलूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गया, मैं उनसे मिला, उनको अपनी कहानी बताई, उनके लिए शायरी लिख के लेके गया था, वो बोली आप देखेंगे मेरे पेज पे पड़ी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ब्रजवासियों के साथ गया था चूँकि, तो ब्रजवासी वहाँ से खाली हाथ नहीं आते, ब्रजवासियों को मानते हैं, तो वो कुछ देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो 400 रुपये मुझे प्रेमानंद महाराज जी ने 200 के 2 नोट और एक चुनरी मुझे दी, जो मैंने ओढ़ रखी है, वो दिए। चूँकि ब्रजवासियों के साथ गया था, ब्रजवासियों को वो देते हैं, वो उनको ऐसा मानते हैं कि राधा रानी के लिए वो ऐसा करते हैं। अब वो लेके आए, खजाने में रखा। तो आते वक्त मैं वृंदावन से लौट रहा था,
और लौटते तानिया मित्तल का कॉल आता, वो आता है मैसेज, कैन यू प्लीज़ कम बिग बॉस, मतलब कैन यू प्लीज़ इनसाइड द बिग बॉस फॉर मी, मैं फ्रेंड में आपका नाम दे दूं। मैंने बोला किस हक से आप दोगे नाम? कह रहे, मैं बोला आपको मैंने मित्तल साहब पहले भी बोला था कि आप अपना एरोगेंस को कम कीजिए, आप अकेले रह जाओगे ज़िंदगी में, यही बोल के निकला था। मैंने कि फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने एरोगेंस को कम कीजिए और ज़िंदगी में अकेले रह जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको पहले भी बोली। हुआ यूँ, मैंने बोला कि आप सॉरी बोलो उस बात के लिए, एक बार भी नहीं सोचा, उसने बोला सॉरी। और फिर बोल रही है आई एम सॉरी बलराज, हो सकता है कुछ ज़्यादा हो गया और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग बचे नहीं। ये मैसेज में पहली बार मैंने वो चैट डिलीट नहीं की, मैंने कर देता था क्योंकि इस बार कोई डर किसी का नहीं था। तो चैट भी वैसी की वैसी पड़ी है, मैं वैसी पड़ी है वो चैट मेरे फ़ोन में। तो उन्होंने बोला कि हो जाती हैं गलतियाँ, आई एम सॉरी, और मेरे अंदर एरोगेंस नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग ज़िंदगी में बचे हैं और साथ रहना क्या होता है मुझे पता ही नहीं। मैं 100% अपना जिसको देती हूँ, तो मैं दिया था, सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें हुईं, जाने से 1 दिन पहले। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं मुंबई आता हूँ, जैसी भी चीज़ें हम देखते हैं। और मैंने लिखा बकलावा आपके लिए परेशानी बनेगा, ये मेरी इंट्यूशन है। और देखिए 21 तारीख में मैंने उनको मैसेज किया और 24 तारीख में जब रिलीज़ हुआ शो, तो बकलावा से उनका सॉफ्टली उनको ट्रोल किया गया, आपने देखा होगा। ये स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, जहाँ पे आप धर्म से जुड़ती हैं और फिर धर्म का ही धंधा बनाती हैं और देखती हैं 4 लोगों को पटाने की आप उसी स्टेज पे बात करती हैं। आपको पता है जो स्पिरिचुअल होता है, जो धर्म से जुड़ा होता है, वो कभी भी, सिद्धार्थ भाई, कभी भी वो स्पिरिचुअलिटी वाले जो लोग होते हैं उनके मन में भी ख्याल नहीं आता। मैंने चित्रलेखा जी का पॉडकास्ट किया था, क्या प्योर वाइब है उनके पास, बहुत अच्छी है। तो स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो दिख जाते हैं, ऐसी चीज़ें थी। तो इस्तेमाल क्या हुआ, जब उसने वहाँ इस्तेमाल किया, इस ड्यूरिंग उसने मुझे कभी सॉरी नहीं बोला, जाने से पहले सॉरी बोल दे के सपोर्ट करेगा। देखिए ना, चाहे नेगेटिव ही सही, लेकिन टिकी हुई हैं और आज कहीं ना कहीं मेरा नाम जुड़ गया, मेरे से हो गई जो चीज़ें हो गई, और आज इतनी मेरे नाम की वजह से या उसके नाम की वजह से हर जगह वो, हर न्यूज़ मीडिया, हर चैनल पे, हर जगह पर, शायद कहीं ना कहीं आपने वो देख के भी मुझे ना, आपने भी मुझे एक ईमेल डाला कि नहीं आपको आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये हमेशा अफ़सोस रहेगा मेरी ज़िंदगी में कि मुझे किसी की वजह से एंटरटेन किया गया, लेकिन मैं खुद कितना काबिल हूँ। जैसे क्या होता है, टैलेंट ना गलियों में पड़ा है, लेकिन नज़र में किसी की नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मुझे आती नहीं है, भावनाएँ समझना, अगर मेरे शब्द आगे पीछे हों तो उसको तोड़ मरोड़ के देख लेना कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो इस्तेमाल ये कर गई कि चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बातें तो हो रही हैं, मेरी वजह से हो रही हैं। और ये बाद में समझ में आया, जब तीर निकल गया हाथ से। अब अगर मैं रुकूंगा तो गलत कहलाऊंगा, चलूंगा तो भी गलत कहलाऊंगा, फ़र्क मुझे वैसे भी नहीं पड़ता 4 लोगों के अलावा। उनका बैकग्राउंड क्या तानिया का? कभी इतना घुसा नहीं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई बार उनके माता पिता को, उनके भाई को भी बोला है। माता पिता इन द सेंस कभी डायरेक्टली बात नहीं, लेकिन भाई से बात होती है कि भाई एक क्लिप प्लीज़, आप जो 100-150 बॉडीगार्ड आप बताते हो, एक क्लिप आप 10-20 बॉडीगार्डों की ही बनवा दीजिए कि ये हमारे तानिया मित्तल के 20 बॉडीगार्ड जो हमेशा इनके साथ चलते हैं या फिर कभी-कभी भी चलते हैं। और एक अपनी कंपनी की जो है रील अंदर से बना दीजिए, उसमें किसी को शो मत करो भाई, हो सकता है आप किसी को सामने नहीं लाना चाहते हो। और एक आप उस महल की जो स्वर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत अंदर से बना दीजिए और वो अपलोड कर दीजिए, ताकि मेरे साथ-साथ, चूँकि वो बिग बॉस में, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो हमारी भी प्रॉपर्टी है जिसको हम देख रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तानिया मित्तल का ये सारी चीज़ें जो है बाहर आएँ और हमें भी पता चले कि तानिया मित्तल जो अंदर बातें कर रही है, वो बिल्कुल सच कर रही है। नहीं, पर भाई जब तुम उनसे 3 महीने बात कर रहे थे, वृंदावन में मिले सब थे। बता देते, मेरे बिज़नेस हैं, मेरे व्यापार हैं, कंपनी में समय नहीं मिलता है बलराज मेरे को, सारे इन्हीं चीज़ों से तो मैं इन्फ्लुएंस हुआ और था उनकी कि फैमिली कहाँ है? इनकी फैमिली मुझे जहाँ तक समझ में आता है ग्वालियर में बताई जाती है, लेकिन 7-8 किलोमीटर के दायरे में मेरे कुछ बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, वो उन्होंने कई जगह पे ढूँढा, कहीं घर मिल नहीं रहा है। कई जगह पे कोशिश की कि पता करो, मित्तल साहब बहुत फेमस आदमी हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों से मित्तल साहब का घर नहीं ढूँढ रहा। तानिया मित्तल लाइक अंबानी परिवार, आप समझ रहे हो? आपको पता है तानिया मित्तल को झाड़ू मारने में भी दिक्कत होती है, लेकिन अंबानी खानदान का जो बेटा है अनंत अंबानी, वो हाथियों को, पशु पक्षियों को नहलाता है, इनको बढ़िया तरीके से करता है, उसको चोट नहीं लगती। मित्तल साहब को तुरंत चोट लग जाती है, बाल वो खुद नहीं सुखाती, टॉवल वो खुद प्रेस नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि तानिया मित्तल, उनकी, आपको पता है सिद्धार्थ भाई, उनकी नकलियत इतनी बढ़ गई है कि जब वो असलियत में रोएंगी ना, तो भी वो नकली लगेंगी। भाई, अंबानी से याद आया, वो अपने लाइफस्टाइल अंबानी से कंपेयर कर रही हैं।
जब आप देखते हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है? हद तो तब होती है ना सिद्धार्थ भाई, वो ड्राइवर से बोलती हैं चलो दुबई चलना बकलावा खाने जाना, तो ड्राइवर जवाब देता है नहीं मैम टिकट अभी नहीं करेंगे, एयरपोर्ट जाके करेंगे, क्या पता आपका मन स्विट्जरलैंड जाने का कर जाए। हलवा है स्विट्जरलैंड, वो मतलब ऐसा मुझे लगता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने, कहीं इनको पासपोर्ट दे रखा होगा कि चलो वहीं से एयरपोर्ट से बैठ के निकल जाना डिप्लोमेट के तरीके से। भाई ऐसा थोड़ा ना होता यार, स्विट्जरलैंड का वीज़ा मतलब शेंगन वीज़ा क्या आसान वीज़ा है कि मतलब आप जाओगे मिल जाएगा और निकल जाओगे। मतलब बातें सेंसलेस नहीं होनी चाहिए कभी भी। झूठ भी ऐसा हो कि लोग कहे कि झूठ था कि सच था, एटलीस्ट कुछ सेकंड तो सोचे। बलराज, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप सोशली बाहर आके ऐसे बात कर रहे हैं? 27 तारीख में मैं मर गया, 28 में मेरा नया जन्म हुआ। कहानी ऐसी है कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप भी कहेंगे कि क्या यार, और वो ज़िंदगी में मेरी रस्सी फिर जाएगी मेरे चेहरे पे, लेकिन वो कभी सच नहीं आएगा। ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरा बस 2 लोगों को समझ में आएगी, 3 लोगों को ये चीज़ें। ये वीडियो, ये हाथ पैर सब फूटे हुए हैं, और ये मेरी टीम के बंदे, मेरे स्टूडियो में कैमराज लगे हुए हैं, इनके फ़ोन में भी एक्सेस है। इन लोगों ने मुझे मॉनिटर किया उस दिन पूरी रात कि ये कहीं कुछ कर ना लें। क्या हुआ था? माने आप लिटरली सुसाइड कमिट करने वाले थे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसी और की वजह से नहीं। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भी एक पर्सनल एजेंडा है। आपने झंझोड़ दिया, बता देता हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 11 को पहली मुलाकात होती है। वाइफ हैं, उनसे 2 बच्चे हैं, और वो बहुत खूबसूरत नगमे हैं मेरी लाइफ में। मैंने जब ये ड्यूरिंग द लेबर चौक, और ये 7 साल लेबर चौक के बाद मुझे पैसे कमाने लगा, तब से लेके 2014 से लेके वो मेरी ज़िंदगी में आई। और मैं अगर लाख रुपए भी कमा के ला रहा हूँ महीने का कुछ भी, तो उनको दे देता था। पूरी ईमानदारी से उनसे रिश्ता निभा रहा। एक बियर पीने के लिए परमिशन मांगता था। लव मैरिज थी मेरी उनसे। मैंने कभी भी अपने दोस्तों के साथ भी जाना है, और ये इस चीज़ के लिए राज, विशाल, शाहिद, कई सारे लोग गवाह हैं। मतलब उनको खुद पता होगा कि बलराज कैसा है। झूठ बोलूं तो आप लोग मुझे देखना भाई, मुझे लिख देना, मैं चुल्लू भर पानी में मर जाऊंगा अगर एक बंदे ने भी झूठ बोला तो कि बलराज झूठ बोल रहा है। झूठ, उन्होंने सच को झूठ, बस वो इतनी हिम्मत कर दे कि हाँ झूठ है बोल दें, तो भी मैं चुल्लू भर पानी में मर जाऊंगा। इतनी सच्चाई है मेरी सच्चाई में। आप क्यों जिंदगी हुआ छोड़ना यूं, चाहते थे? 7 साल तक हमारा ऐसा रहा जिंदगी में, बहुत खूबसूरत। कोई इंसान जब बेईमानी करता है ना ऐसे इंसान से, तो फिर बहुत बुरा होता है। ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, बड़ा सेंसिटिव। किसने बेईमानी की? मैंने की, छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने की मैंने की, क्या करते हैं। फर्क कोई पड़ता है, कल क्योंकि देखिए, बेईमानी मान लीजिए हुई, मैंने उनको मौके दिए। मैं नहीं कह पाता हूँ ये चीज़ें मौके दिए किसके लिए? कि ठीक है, ठीक हो जाओगे, सुधर जाओ। कई बार नहीं सुधरे, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं निकल गया, निकल पड़ा। उसके बाद उसके बाद मैं निकला। आपने बेईमानी नहीं की? नहीं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद तो बेईमानी का दौर मेरा शुरू हुआ। क्यों आप? मैं उन्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मैं उन्हें कभी नहीं कर सकता। दैट इज़, ये ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा, उसको ज़िंदगी का हर दुख बताया था, उसको समझना चाहिए था। उसको तो सब पता था ना, तो उसको समझना चाहिए था कैसे रखना है, कैसे चलना है, क्या करना है, उसको सब पता था। सब पता था, उसको संभाल के रखना चाहिए था, उसको संभालना चाहिए था। उसको तो पता था इसका सब टूटा हुआ है, सब बिखरा हुआ है, इसको संभालना चाहिए था। उसने नहीं संभाला। जब उसने नहीं संभाला तो चीज़ें होती गई। हुआ यूं, चलो देखते हैं जो होगा, निकल पड़े हम गंदे रास्ते पे। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कितने लोग आए, मुझे खुद को भी नहीं पता। अफेयर्स बोल रहे और फिर क्या मतलब, कुछ भी, वन नाइट स्टैंड हो, दुनिया भर के लोग, कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हैं? बाद डिवोर्स हो गया था? नहीं, कोई डिवोर्स हमारे में डिवोर्स नहीं होता, अभी भी नहीं हुआ, और अभी भी साथ नहीं है। हमारे में डिवोर्स नहीं होता है। हम शादी एक बार करते हैं, हमारे में शादी एक बार होती है, फिर मरने के बाद होता है डिवोर्स। उससे पहले डिवोर्स नाम की। इसके बाद क्या हुआ, मैं बिल्कुल अलग, ये अपना अलग, सरपंची का चुनाव वुनाव सब अलग, हर एक चीज़ अलग, सब अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अपना जी रहे हैं, हम अपना जी रहे हैं। कोई मतलब ना उनको मुझसे परेशानी, ना मुझे उनसे कोई परेशानी, लेकिन सच्चाई के साथ रिलेशनशिप में आते गए, चलते गए। इधर ही मुंबई सुंबई सब चला, तो ऐसे ही 5-6 साल ऐसे ही गुजर गए हैं। वो अपनी मम्मी के घर रहने लगे, बच्चों को लेके वहाँ पढ़ाने लगे, सब चीज़ करने लगे, प्रॉपर्टी सब उनके नाम पे। कोई, मुझे कभी जीवन में प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं, सब चीज़। तो हुआ यूँ, जब ये टॉक्सिक चलने लगा, तानिया सब खत्म हुआ, तो ये आखिरी मोमेंट, अब यहाँ इम्तिहान हो गया कि अब मर जाऊँगा मैं यहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये मुंबई से घुटन हो रही है, तो मुझे एक लड़के ने समझाया कि तुम आ जाओ यार, बच्चों के साथ समय दो। मुझे लगा कि एक शुरुआत करनी चाहिए। मैंने एक शुरुआत की।
और हम लोगों ने ये एजेंडा लिया कि नहीं हम बनारस जाएंगे। बनारस गए। बनारस जाने के बाद में हम लोग जब वहाँ पहुँचे, हमने स्टूडियो बनाया 2-3 महीने में, सारा स्टेबल किया, स्पिरिचुअल में था, ईश्वर के मैंने सारे अपने रुद्र अभिषेक हर एक चीज़ हमने किया, पूजा पाठ, बाबा के यहाँ पास आना जाना, प्रेमानंद महाराज जी से मिलना जुलना सब मेरा चालू हो गया। लेकिन कैन यू बिलीव दिस कि वो चीज़ फिर से दोहराई गई 27 तारीख को। और 27 तारीख को जब वो दोहराई गई, जब मैंने पकड़ी चीज़ें, उस दिन मैंने हज़ार, वो मेरी इम्तिहान, मतलब जो नहीं होती बर्दाश्त की आखिरी क्षण तक कि मुझे मर जाना है। कभी मैंने सोचा भी नहीं कि वो गलत चाहे मैं गलत, रिश्ता तो लंबा जाएगा, ये तो आखिर में ही मिटेगा, मरने पे जलेगा, ये नाम मिटेगा नहीं, ये नाम जलेगा, कभी मिटेगा नहीं। 27 तारीख में ऐसा हुआ कि ज़मीन खिसक गई, थर्राने लगा, और समझदार तो इतना हो चुका था कि इसी 27 तारीख की बात है तो समझदार था, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल आज़ाद था हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझसे अच्छा कोई इस दुनिया में इंसान ही नहीं है। आप यकीन माने 27 तारीख की रात को मैं पागल हो चुका, इन लड़कों को सबको भेजा, 2 बोतल दारू मैंने रेड लेबल की पी ली, नीट बिना पानी के, एक बूंद पानी नहीं, पानी पी रहा हूँ, गला सूख रहा है, फरफरा रहा हूँ, अजीब सी होनी चीज़ें, हरकतें, और दीवारों में मुक्के मारना। ये देखिए, ये सारा अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ये सब भी फटा पड़ा इधर, सब ठीक हो और रहा है। ये 27 है। इसी 27 तारीख को गणेश चतुर्थी थी उस दिन। तो मुझे ऐसा लगता है गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में, गणेश उत्सव जब मनाते हैं, गणेश चतुर्थी शुभ मानी जाती है हिंदू धर्म में। तो उस दिन मुझे आज़ाद किया ईश्वर ने हर चीज़ से, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल था। उसने कहा, बच्चे तेरे साथ अन्याय तो नहीं होने दूंगा, अब तेरा हाथ मैंने थाम लिया है, और जब मैंने तेरा हाथ थाम लिया तो फिर क्या अच्छा क्या बुरा, तू इंसान है, बात छोड़ दे मुझ पे। उसके बाद सुबह 4 बजे रोते गाते ये लोग मुझे मॉनिटर करते रहे कैमरा से, क्योंकि मेरे ऑफिस में कैमरा लगे थे। अजीत मेरी टीम का एक लड़का है, उसके फ़ोन में एक्सेस था, बस ये देखते रहे। तो हमारे यहाँ ना मेकअप की एक जगह है, तो पर्दा लगा है, तो मैंने उसको पर्दे से कवर कर लिया, तो ये देख नहीं पा रहे थे ये लोग फिर, क्योंकि मुझे पता था, मैं चाहता तो रिमोट शायद, फिर मैंने बंद भी कर दिया था कैमरा, कि मेरे दिमाग में अगर कैमरे में देख रहा, तो मैंने कैमरा ही बंद कर दिया। सुबह 4 बजे मैंने अमन को फ़ोन किया, और अमन से इतना थर्रा थर्रा के मैं रोया, इतना काँप काँप के मैं रोया अमन से। अमन को पता है ये बात, इतना थर्रा थर्रा के, क्यों कह रहा, तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ बच्चे, बहुत अच्छा हो गया, तू बन गया, तू हो गया अब ठीक, खत्म, तू अब तू हो गया, तू इंसान कमाल का है। और मैं काशी विश्वनाथ बाबा के पास गया, गुहार लगाई, और फिर कोतवाल साहब के पास गया। कोतवाल साहब आप समझते हैं, हमारे यहाँ बनारस में जो कोतवाल साहब हैं, उनके पास गया। काल भैरव कोतवाल साहब हैं, वहाँ पे एक चौकी है, पुलिस स्टेशन वाली जो चौकी होती है, वहाँ पे एक कुर्सी है मेन हेड के बैठने की, आज भी वो खाली रहती है, क्योंकि वहाँ लगता है कि यहाँ पे कोतवाल साहब का बैठना उठना होता है, कोई इस पर बैठता नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं बैठता। उनसे गुहार लगाई और गंगा जी पे गया। मैंने मेरे पिताजी के धागे, सबके धागे, अपने धागे, सबका विसर्जन कर दिया, सारे दुखों का विसर्जन, सारी खुशियों का विसर्जन। और 27 तारीख में ही मैंने ये नाम मिटवाया, और 27 तारीख में यहाँ लिखवाया, गणेश चतुर्थी शुभ आरंभ 28/8/2025। आप मेरे इंस्टाग्राम की बायो में जाओगे तो गोवा सैंग्योन करके लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है अकेला बच्चा। और वहाँ पे एक सैंग्योन ली करके एक डेट डली, उसका मतलब होता है डेट, यानी पुनर्जन्म, उसका मतलब होता है पुनर्जन्म 28/8/2025। तो मुझे जीते हुए केवल 5 से 7 दिन हुए हैं, अब मेरा जन्म है। और अब मैं इतना निडर हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके मेरे पीछे मेरे कर्मों का चिट्ठा लेके आए, गलती होगी एक्सेप्ट करूँगा, माफ़ी मांगूंगा, जो सज़ा होगी प्रावधान के हिसाब से भुगतूंगा, लेकिन गलती नहीं होगी तो सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि रोने की इच्छा भी करती है तो मर जाती है, आंखें बोलती हैं कि रो ले, ज़ुबान थराती है कि कुछ कह दे, लेकिन फिर भी थम जाता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। क्या तानिया को मालूम था कि आपके बहुत सारे अफेयर्स हुए थे और ये सब चल रहा था आपकी ज़िंदगी में? नहीं, इतना नहीं घुसा था मैं, इतनी चीज़ें नहीं पता थी। तानिया को मालूम था कि आप शादीशुदा थे? बिल्कुल, सबको मालूम है। मेरी ज़िंदगी में शुरू से, मेरी वीडियोज़, मेरे इंस्टाग्राम, सब जगह मेरे हाथ पे नाम लिखा है। तो कोई भी लड़की मुझसे, ज़िंदगी में जितनी भी दोस्त, जितनी भी लड़कियाँ, जितने भी वन नाइट स्टैंड जो भी रहा होगा, सबको ये पता है कि बलराज एक शादीशुदा है। आज तक मैंने किसी से नहीं छुपाया। तानिया ने कहीं आपसे आई लव यू या प्रेम एक्सप्रेस किया? आप इट्स पर्सनल, ये सवाल का जवाब सिर्फ उसको मिलेगा, वो पूछेगी ज़रूर मिलेगा, वो बाहर निकलेगी ज़रूर पूछेगी। गली का अखबार नहीं है सिद्धार्थ जी का जो चैनल है, वो गली का अखबार नहीं है,
वो आज भी जिंदा और आने वाले समय में भी जिंदा रहेगा। आप कहीं तानिया से प्रेम करने लगे थे? अटैचमेंट थी, प्रेम में बदलती उससे पहले ख़त्म हो गई। पोटेंशियल था प्रेम का। पोटेंशियल था, क्योंकि देखिए जब आपको लगाव होता है किसी से तो वो तभी चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आउटपुट और इनपुट, क्योंकि मुझे लगता है मेरी तरफ से था, उनकी तरफ से यूटिलाइजेशन था। यूटिलाइजेशन ही बोलते हैं इंग्लिश में। मैं समझ गया। जब आप तानिया को बिग बॉस में देखती है तो कहीं हम्म, फीलिंग आती है प्यार की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या होता है, चूँकि मैं स्पिरिचुअलिटी पे बहुत भरोसा करता हूँ, ईश्वर को बहुत मानता हूँ। तानिया मित्तल से मुझे एक प्रकार भी कोई शिकायत नहीं है। वो अभी तानिया मित्तल पर्सनल, लोग क्या कहते हैं कि फेम खाने के लिए चला आया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी के लिए भी डिसीज़न तुरंत मत लो, समझो। वो उस समय मेरी फ़ैन थी, आज भी मेरी फ़ैन है, और निकलने के बाद भी देख लेना, वो निकलने के बाद भी बोलेगी कि मैं बलराज की फ़ैन हूँ। अगर ना बोले, जो कहो वो करूँगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब तक मैं स्पिरिचुअल नहीं था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो अगर मेरे धर्म का धंधा करेगी तो मैं सवाल करूँगा। आपको लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी जो दिखा रही है बिग बॉस में वो फेक है? बिल्कुल फेक है, वो स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चैट जीपीटी से उनकी एक टीम है, वीडियोस बनाई मंदिर की, जाने की, आने की, और वो टेक जोड़े। मान लीजिए अंगार मचाओ के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई, 1 मिनट का जोड़ दिया, तो चैट जीपीटी से बोले अंगार मचाओ के लिए 1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट दे दो हिंदी में, सिर्फ इतना बोल दो, दे देता है। अब देखिए यहाँ पे वीडियो चालू कर देंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे वीडियो की और पढ़ेंगे, आज राधे राधे, आज मैं आपको बताऊंगी अंगार मचाओ के बारे में। अंगार मचाओ एक ऐसा कप और ऐसा ब्रांड है जहां पर मुझे जाकर इतना प्रभावित किया कि मैं फिर से वहां जाने की कोशिश करती रहूंगी। अगर इसकी बात की जाए तो ये वाइट मेटल से बना हुआ कप है, और जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूं कि ये कप आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। और इसकी एक खास बात है, जो भी इस कप को 4 बार मुंह से लगाकर पानी खत्म कर देता है तो ये कप उसकी ज़िंदगी बदल देता है। क्या ये जानकारी आप लोगों को अगर पहले से पता थी तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो ये कंटेंट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कंटेंट सारी चीज़ें अरे ये तो देखिए, अब देखिए किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो किसी बेरोजगार से शादी कर लेंगी और अपने हस्बैंड के पैर भी दबाएंगी। टावल भी लाएगी, उसे हाथ धुलने के लिए भी नहीं जाने दूंगी, वहीं ला करके हाथ धुल दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। हाँ, ये सब कहा था उसने। ओके, वो उसका पर्सनल नैरेटिव हो सकता करे, लेकिन 1 या 2 दिन कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर। इन्होंने अच्छा, आपके साथ मुझे तो एक कैसे बात, किया? मुझे आपके साथ किया उन्होंने? मुझे नहीं, छोड़ दीजिए इसकी बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लड़की झाड़ू नहीं पकड़ पा रही, जिसकी टावल कोई और प्रेस करता है, वो अपने हस्बैंड के लिए बर्तन लेके आएगी, खाना लेके आएगी। जो खुद के लिए नहीं ला रही है वो देखिए, इंसान दूसरे से प्यार तभी कर सकता है सिद्धार्थ भाई, जब वो खुद से प्रेम करता हो। वो खुद से कर नहीं पा रही, खुद के लिए कर नहीं पा रही, आपके लिए कैसे कर सकती है? जब आप थे उनके साथ कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया? देखिए मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ भाई, घूम फिर के ना आप वो चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो बोल दूं जो आप सुनना चाहते हो। मैं बोलने वाला नहीं हूं, आपके सामने मैं बैठा हूं, मैंने दुनिया देखी है, मैं बोलने वाला नहीं हूं। खत्म करूंगा, उसके जवाब उसको मिलेंगे, यकीनन मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मिस एशिया का क्राउन जीता है उन्होंने, जो इंडिया ने 12 साल बाद जीता था। कौन से गूगल पे पढ़ा है? उनके सारे लिंक रिमूव कर दिए गए, चाहे वो कुंभ को लेकर हो, चाहे वो ये नैरेटिव फैलाना हो। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने तो उनके अनुसार तो कुंभ में उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के सरपंच होने के नाते मैं बोलता हूँ, हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर आप किसी पक्षी की या किसी बेजुबान की जान बचाते हो और साबित हो जाता है कि आपने जान बचाई, तो आपको अवार्ड देते हैं। वो ऐसे इंसान है, ऐसे हमारे और यहाँ पे उन्होंने 100 लोगों की जान बचाई। इनको तो प्रतिमा, मुझे लगता है कि बाबा साहेब के बगल में इनकी प्रतिमा बना देते, 100 लोगों की वो करते और पूजते इनको। फिर इनसे पूछा जाता तो कहते सारे लिंक रिमूव कर दिए। अरे हलवा है, कोई लिंक रिमूव कर देगा? इनकी खुद की जान किसी और ने बचाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बॉस है, वर्कर्स उनसे डरते हैं। बिल्कुल, ये उनका भाई उन्हें बॉस बोलता है। बिल्कुल सच बात है, ये एकदम 100% के सब उससे डरते हैं। किस बात का डर? जब 25 दिन आपके पास कोई काम करता है और 26वें दिन आप अपने टीम को गालियां दो, डांटो, कुछ भी करो, वो नहीं जाएगा। पूछिए क्यों? अगर जाएंगे तो सैलरी नहीं दोगे ना आप। तो डरते तो इस बात से थे कि कहीं अगर आज जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, साला 2-4 दिन और सह लेते हैं। उनका बिजनेस क्या है? पता नहीं,
मुझे सच में नहीं पता क्या बिजनेस है। साड़ियों का व्यापार है ऑनलाइन, वो उनकी ब्रांडिंग वो खुद कर लेती है, सोशल मीडिया में किसी को प्रमोशन का वो पैसा बिजनेस नहीं फैमिली से आती है? देना। मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता मुझे है। लगता है कि नहीं लगता? नहीं मुझे लगता। नहीं लगता, क्यों नहीं लगता आपको? क्योंकि जो बिजनेस माइंडेड और जो बिजनेस फैमिली से होते हैं वो ढोल बजाकर डम 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 बिजनेसमैन, डम 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 बिजनेसमैन नहीं हो, ऐसा नहीं चिल्लाते वो लोग होते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ बिजनेसमैन है? क्या मेरे बिजनेसेस नहीं है? क्या मैं काम नहीं करता हूँ? मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है? आपके नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब है चिल्ला चिल्ला के आप बोलो ये बिजनेस ही तो है जो हम कर रहे हैं? मैंने अभी हाल ही में, शायद आज ही देखा था, कोई वीडियो आ रहा है जहाँ पे लोग दिखा रहे हैं उनका बंगला है, गार्डन है, 800 करोड़ कहीं का। पाकिस्तान की वीडियो देख रहे हैं आप जहाँ पे ये तानिया मित्तल को दिखा रहे हैं। अच्छा, एक इनकी एक असली वीडियो आ रही है जहाँ पे ये केक काट रहे हैं, आईफोन निकाल, ओ माय गॉड आईफोन मेरा पहला गड्ढे। वहाँ पे तो लिफ्ट नहीं दिखाई दी, वो किचन, उनका किचन में तो पर्दे ऐसे लगे हुए हैं, वहाँ पे वो कैसी लैंग्वेज में हुई ना, ऐसी जगह से निकल जाती कभी भी। वहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हैं। बिजनेसमैन लोगों के सामने लिफ्ट नहीं पता चली, लाइटें पता चल जाती हैं सर, फील पता चल जाता है। तो क्या वो करोड़पति हैं आपके अनुसार? हो सकता है, मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन वो हो सकती हैं। कार्निवल गाड़ी महंगी तो है, देखो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 40-50 लाख की तो है। कार्निवल गाड़ी में घूमते हैं। अच्छा, कार्निवल गाड़ी। उनके माता पिता से कभी बात हुई है? भाई से तो हुई है ना? भाई से हुई है, माता पिता से नहीं, घुसा है नहीं इतना। जब मैं उनके पास पहुंचा तो किरदार से बड़ी बदबू आई, क्योंकि इंसान का जो चरित्र है, इंसान का किरदार जो है, जो चरित्र होता है वो किरदार से महकता है। चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता भाई साहब। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। लोग तानिया को बिग बॉस में कुनिका जी के चमचे का नाम दे रहे हैं। कुनिका जी ने, देखिए ना, जो आपकी दोस्त है, जिनके साथ आप बैठते हैं, वही आपके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं का टैग देता है। तो आप समझ लीजिए, जो इतने करीब होने के बाद में वो उनको टैग दे रही है मगरमच्छ के आंसू, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर कुनिका जी ने उनको कुछ बोला उनकी माता जी के बारे में। वो गलत था। किसी के बाहरी दुनिया पर कमेंट करना, किसी के माता पिता पर कमेंट करना बिल्कुल गलत है। और ये चाहे वो गलत हो या सही हो, हम कौन होते कुछ कहने वाले। लेकिन आप बाहर की दुनिया से जब कट ऑफ हो तो आप बाहर की दुनिया को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कहीं उन्होंने बोला है कोट एंड कोट, मैं बनिया हूं, मुझे घर से खाना बनाना सीखना बहुत कंपलसरी था, और बिग बॉस में बोलती है कि मैंने कभी झाड़ू नहीं लगाया, खाना नहीं बनाया। इससे आप ये देखिए ना, वो डबल स्टैंडर्ड्स लगता है आपको? डबल स्टैंडर्ड देखिए ना, इससे देखिए टेडी बियर लेके रो रही है कि मम्मी बहुत याद आ रही है, मैं आ जाऊंगी बहुत जल्दी, और तुरंत ही बोल रही 2-3 महीने बाद। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए ना उनका, कि कहीं ना कहीं उनको फनी भी दिखना है। उनको हर प्रकार की ऑडियंस ग्रैब करनी है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फनी और दिखावे वाली और डबल माइंडेड, सब कुछ रखना, उसको चारों तरफ चलना है। इसीलिए शायद मित्तल पूरे भारत में इस समय तानिया मित्तल चल रही है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। वो कहती है कि उनका सोलर प्लांट ग्वालियर में है और वो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। आपको इससे पता लग जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश की वो स्पिरिचुअल ब्रांड एम्बेसडर थी टूरिज्म की, और मध्य प्रदेश की तानिया, उन्होंने अपने बायो में डाला हुआ था। जैसे ये बिग बॉस के अंदर गई, हंगामा मचना शुरू हुआ, 1 मिनट में हटी, क्योंकि इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इस चीज़ का। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, आपका अपना इंस्टाग्राम है, आज अभी लिख दो और आप तुरंत हटा दो, कोई इसके लिए ऑथराइजेशन नहीं लगता। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कभी उनको जो है ना तो कोई ऐसा अवार्ड दिया है, ना ही कोई ऐसे टूरिज्म की उपाधि दी है। अपनी मर्जी से अपने नैरेटिव फैला रही थी और वो गलत था। कई जगह पे ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर इनको पॉडकास्ट के सेट से भी भगाया गया है और मंदिरों में इनका कैमरा भी छीना गया, उनको बेइज्जत किया गया है। ऐसे कई पॉडकास्ट सेट से क्यों भगाया गया? मेरे एक दोस्त है मयंक करके, उनके यहाँ पॉडकास्ट के लिए गई थी ये, तो वहाँ पे ये अपनी एक्टिंग बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि हर जगह एक्टिंग नहीं चलती है। आप लखनऊ जैसे शहर में जाते हो और जहाँ पे 20 बॉडीगार्ड जिनके साथ चल रहे हैं, 10 मिलियन के फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पे भी वो अच्छा कर रहे हैं, मयंक उनका नाम है, और वहाँ पे जाके आप 2 बॉडीगार्ड ले जाके अपनी एक अलग ही एक्टिंग कर रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में आती है। आप एक्टिंग रियल लाइफ में दूसरों के सामने करो, जो आपके साथ काम करते हैं। अगर सिद्धार्थ भाई मैं आपके सामने आके एक्टिंग करूँ तो मतलब गलत है ना यार, मुझे आपके सामने रियल होना पड़ेगा। अगर मैं आके एक्टिंग मारूंगा तो आपकी अपनी जगह, तो आप मुझे कहोगे ना प्लीज़ आप चले जाइए। लेकिन उनको जब निकाला गया तो वहाँ रोने लगी
और वहाँ की कुछ चीज़ें उनके पास हैं, वो मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी के लिए सबूत ना तो प्लांट करता हूँ ना बनाता हूँ। मुझे मेरे भारतीय संवैधानिक रूल पे और मेरी गवर्नमेंट पे और पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत भरोसा है, क्योंकि सच्चाई को कभी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई निकालने का काम हमारी गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ। उनके पास क्या था उस वक्त? सारी वहीं के क्लिप्स वगैरह है जो शूट हुए थे, वो निकाला गया उनको वो चीज़ें। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कैमरा पे कहती हैं, मुझे साबुन से जलन होती है। क्या आपको उनके टीयर्स, उनके आंसू फील मुझे होते ऐसा हैं? लगता है, देखिए साबुन से जलन होना स्वाभाविक है। नाजुक त्वचा है, नाजुक त्वचा को थोड़ा इसको क्या बोलते हैं उसको, कोमल है। कोमल है, नहीं उसको सल्फेट यूज होता है ना उसमें, साबुन वगैरह में। सल्फेट फ्री होती तो शायद नहीं होती। बिग बॉस वालों से अपील है मेरी कि सल्फेट फ्री साबुन पहुंचाई जाए तानिया मित्तल को, या सॉफ्ट वाली कोई साबुन आती होगी महंगी महंगी, स्विट्जरलैंड से मंगा लो कोई, वो दोगी तो उससे हाथ धुलती है। वो स्विट्जरलैंड की साबुन से हाथ धुलती है। तानिया ने इतना इतना आपको इंस्टिगेट किया या गुस्सा दिलवा दिया है इस लेवल तक? मुझे उस पर कोई, आप मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा कुछ लेवल तक कर दिया होगा कि मैंने आपको मुझे इतना ठेस लगाया। मैं अपने आप को कभी गलत साबित नहीं कर सकता। गलत होऊंगा तो माफ़ी मांगूंगा। अगर मैं गलत साबित हुआ ना तो तानिया मित्तल से और तानिया मित्तल की ऑडियंस से पब्लिकली हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा अगर गलत साबित हुआ। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैंने उसको गलत नहीं समझा। मैं फिर से कहता हूँ, धर्म को धंधा ना बनाए। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर तानिया मित्तल अगर कभी भी किसी मंदिर में एंटर करेगी तो उसको सामना करना पड़ेगा हमारी टीम से और हमसे। लेकिन अगर वो यूपी उत्तर प्रदेश के किसी भी मंदिर में आती है, अपने परिवार को लेके आती है, पूजा पाठ का भाव लेके आती है, तो हम उनके पैरों के नीचे फूल बरसा देंगे कि आप प्लीज़ आइए, पूजा पाठ कीजिए और जाइए। लेकिन अगर धर्म को धंधा बनाने की आएगी तो उसको वहीं पर रोका जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। इस बार ये गारंटी है। और ये एक सरपंच होने के नाते भी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी, अगर एक स्पिरिचुअल इंसान होने के नाते भी मेरा हक है। और रक्षा करना धर्म की हमें बहुत अच्छे से आता है। पहले नहीं करते थे, अब करेंगे। अब तानिया घर के बाहर आएंगी, आपसे मिलेंगी, आप मिलोगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी ना भाई, आमने सामने। ऐसे तो जो मैंने बातें की ये कैसे सच प्रूफ होंगी? बात होगी, आमना सामना होगा, तभी तो सच्चाई साबित होगी। मृदुल को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा भाई है मेरा, हमेशा करूँगा, ऑलवेज। छोटा भाई है आपका? बिल्कुल, 22 साल का है, छोटा भाई है। उसके बारे में वो क्या बात है जिसकी वजह से इतना लगाव है मृदुल के साथ आपका? बहुत प्योर है, प्योर है? जैसा है वैसा ही है वो। उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है जब उसको बुरा लगता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। आप कितने साल के हो? मैं अभी 34 ईयर्स का हूँ और 4 बार मैंने अपनी एज कम करवाई क्रिकेट खेलने के लिए। मैंने क्योंकि स्टेट क्रिकेट खेलने, मैं किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत ग्रैब करता हूँ चीज़ों को। अभी मैं जब क्रिकेट खेलता था, कई बार मैंने ये सोचा कि मैं खेलूँगा, क्रिकेट खेलूँगा। कई बार मैंने क्रिकेट में कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने कसम, मेरे बैट का नाम है गदाधर भीम। आज मेरी गाड़ी में आज भी पड़ा रहता है। और लेकिन अब वो ज़्यादातर गाड़ी फोड़ने के काम आता था पहले, अभी बीते कुछ दिनों पहले 27 तारीख से पहले वो गाड़ियों को तोड़ने में, लोगों को तोड़ने में काम आता था। कभी मैं बहुतों को मारा है? बहुत लोगों को, बहुत लोगों को। कोई कारण की वजह से मारा कि ऐसे ही मारा? बदतमीजियों की वजह से, लेकिन कभी गलत होकर के लड़ाई कभी नहीं की। क्रिकेट में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, सिल टूट गई, बट्टे फूट गए, सर फूट गए, किसी का खून बह रहा है क्रिकेट में। बहुत लड़ाइयाँ, ऐसी लड़ाइयाँ। आपने कहा आपके बहुत अफेयर्स हुए, कभी कभार ऐसा हुआ है कि 2-3 गर्लफ्रेंड साथ में रहे? गर्लफ्रेंड कभी साथ में नहीं हुई। जो जिसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना, सेक्सुअली इंटीमेट हुए, खत्म। कोई दोबारा पाला नहीं गया किसी को, झूठ बोल के किसी के साथ नहीं। मैंने ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, दिल दुखाया, शादी नहीं, एक साथ कभी 2 रिलेशनशिप कभी नहीं चला। और कभी किसी का दिल नहीं टूटा नहीं, ये नहीं, सोच के कि आप इंटीमेट हो रहे हैं सेक्सुअली, पर वो सोच रहे कि आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मैंने कभी भी जीवन में किसी से झूठ बोल के कोई अफेयर नहीं बनाया। और मैं बाबा को बहुत मानता हूँ, संजय बाबा, उनको फॉलो किया, मैं बड़ा फैन हूँ उनका, संजय दत्त सर का। क्योंकि उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में एक बात सीखनी है, झूठ बोल के किसी के साथ गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना कभी किसी से। ये चीज़ें रही हैं लाइफ में। अभिषेक बजाज पर फरहाना ने बोला कि उसने मुझे गलत टच किया, मालूम है ना आपको उसके बारे में? बैड टच जो उठा लिया था उन्होंने। और बाद में सलमान ने भी फरहाना से बोला कि देखो यार, ये तो गेम में उन्होंने बस उठाया आपको, वो बैड टच नहीं था। क्या आपको लगा कि फरहाना गलत है इसमें? बिल्कुल गलत है। देखिए, आप जब एक रियलिटी शो में जाते हो और टास्क मिलता है, तो टास्क में रिदम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है, तो उसको आपको ऐसे लेना चाहिए। क्योंकि मुद्दा भी ना कुछ चीज़ों का जेन्युइन तरीके से बनाना चाहिए। उनको क्या लगता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में वोटिंग की अपील कर लेंगे,
देखिए ये एक यूट्यूब की तरह है, मैं आपको जोड़ता हूँ। हम जब पहला यूट्यूब का चैनल बनाते तो अपने दोस्तों को ग्रुप में सबको भेजते सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब, तो हम खुश हो जाते 100 200 500 आ जाते हैं। तो क्या हम 100 200 500 की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें मजा कब आता है? जब ऑर्गेनिक आते हैं, अपने आप आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, मिलियंस। तो ऑर्गेनिक सर्कल में ये लगता है हमने बहुत मेहनत करी तो हमारा भाई जीतेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक जनता को क्या पसंद आया है। तो चिल्लाना और जिन बातों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए उनको मुद्दा बनाना, ये एक पॉइंट है समझने का। इसे समझना चाहिए इंसान को। पॉइंट हर चीज का नहीं बनता है। बैड टच नहीं था वो, बैल बुद्धि है थोड़ा सा अभिषेक, लेकिन इतना भी नहीं। मृदुल बैल है। और नतालिया का कनेक्शन जेन्युइन है या फिर जेन्युइन लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा देखिए अभी क्या है, बाहर की दुनिया से कट ऑफ है, समय का पता ना किसी चीज का पता, तो लोग ना बुद्धिहीन हो जाता है। और फिर वो क्या चीजें चलती हैं, उसे लव एंगल में चलाना है, खुश रहना है, खुश रहना है और अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या है इतनी जल्दी ना तो प्यार होता है और ना ही कोई जेन्युइनिटी दिखती है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी है वो खूबसूरत लग रहा है और बाहर निकलने के बाद में तुरंत बदल जाएगा वो। क्योंकि देखिए नतालिया की अपनी एक जिंदगी है, मृदुल की अपनी एक जिंदगी है, वो कुछ भी सफल नहीं होने वाला। नेहल बार बार बहुत सारे मुद्दों को खुरेद खुरेद कर निकालती हैं, वो सही लगता नेहल है आपको? चुदस्मा का एक सबसे वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, चिल्लाना ही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक पॉइंट भी उनका वही है। इनके अलावा दूसरा कोई पॉइंट उनके पास नहीं है। वो किसी भी बात पे आंखें बाहर निकाल सकती हैं और ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएंगी, और किसी भी बात पे वो चीज़ें ऐसा कर सकती हैं कि वो कुछ भी कर दें। उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता लड़ने का। दाल में कंकड़ नहीं है, दाल में दाल नहीं है, क्या नहीं क्या, प्रोटीन पीने का ब्रो, मैं प्रोटीन पी के रहूंगी ब्रो, थैंक यू ब्रो। अरे के तरीके होते हैं यार। अच्छा मुझे क्या लगता है सिद्धार्थ भाई, ये ना मानसिक बीमारी है। मुंबई में ज़्यादातर लोग मानसिक बीमार हैं, सच बोल रहा हूँ, मैंने ये देखा है। मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे लोग ऐवे ही गुस्सा करने लगते हैं, यहाँ पे लोग ऐवे ही रूठ जाते हैं, ऐवे ही मान जाते हैं, यहाँ पे लोग ऐवे ही चले जाते हैं, ऐवे ही कुछ हो जाता है। सच में यहाँ पे मानसिक बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। 20 साल आगे है मुंबई सोच के मामले में यूपी उत्तर प्रदेश से, लेकिन 20 साल आगे निकलने के बाद में क्या पाया है? मानसिक बीमारी पाली है। सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ पे ऐसे जैसे कुछ भी नहीं है सेक्स इनके लिए। तो हमें भी हवा लग गई है मुंबई की। अभी तो वो रिकॉर्ड कायम करना है ना जो जिंदगी में किसी ने ना किया हो। वो क्या है? अरे भाई 20-25 हज़ार का रिकॉर्ड बनाना है अब। अब अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में, लेकिन किसी के साथ ना का मतलब ना समझ में आता है, हाँ का मतलब हाँ समझ में आता है। किसी के साथ गलत कभी नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, लेकिन सच्चाई का और अच्छाई का चोला भी नहीं पहनेंगे। अब पार्टनर्स कितना चेंज करते हैं महीने में? अब तो जितने चाहे उतने हो जाओ। तो कितना किया है पार्टनर्स? नाम तो नहीं पूछ रहा तो नहीं अभी तो नहीं किया, लेकिन अब साइकिल चालू करेंगे। महीनों में तो 10-15 तो करेंगे ना, एक दिन छोड़ के एक दूसरा, एक दिन छोड़ के एक दूसरा करेंगे, अलग अलग करेंगे ना। अब क्या फर्क पड़ता है जब निकल ही पड़े हैं। देखिए मेरी एक बहुत बड़ी आदत रही है, मैंने कोई भी काम बड़ी शिद्दत से किया है, चाहे पैसे कमाने का काम हो, चाहे झगड़े करने का काम हो, चाहे अपने आप को ठीक करने का काम हो, चाहे अपने शब्दों को ठीक करने का काम हो, चाहे इंस्टाग्राम का काम हो, चाहे पैसे उड़ाने का काम हो, चाहे लड़ाई करने का काम हो, चाहे दोस्तियां ख़त्म करने का काम हो, चाहे लोगों को छोड़ने का काम हो। तो ये काम भी अब हमने उठाया है, तो शिद्दत से करेंगे। क्या आपको डर नहीं लगता बीमारियां हो जाएंगी इतने पार्टनर चेंज करके? 15 पार्टनर महीने में? ना कोई बीमारी नहीं होती है। बहुत ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है बीमारी होती है, रिलीफ मिलता है, लोगों को सुकून मिलता है, वो रिलीज हो जाता है ज़िंदगी से। ये लोगों को पता नहीं अजीब सी चीज़ है कि नहीं है। हाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़िंदगी में हर एक चीज़ देखिए, जब आपको कुछ होना होगा ना, तो आप जब सिंगल किसी के साथ करने जाएंगे ना तभी हो जाएगा आपको। तो अभी तक कितने पार्टनर चेंज किए महीने में पास्ट का? अरे पता नहीं, अब तो पता गिनती भूल गया? अब नहीं पता रहता। गिनती भूले? 1800 प्लस हो गई हैं टोटल, 1800 प्लस। और कितने पीरियड में? अब पता नहीं, अब तो ये 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में? ना वो शुरू से लेके अभी तक एक काउंटिंग चल रही है। 1800 पार्टनर्स रहे हैं आपके? 1800 प्लस पार्टनर नहीं रहे हैं वो, उसमें वन नाइट स्टैंड भी है, उसमें दुनिया भर के लोग हैं। मैं उसको पार्टनर कहता हूँ कि मैंने वो वन नाइट के लिए तो पार्टनर है ना, वो मैं बोल रहा हूँ वन नाइट के लिए पार्टनर। तो 1800 प्लस? सच में? झूठ बोलता ही नहीं मैं, झूठ नहीं आता मुझे। कभी कभार भूल जाते हो कि किसके साथ मुझे रहे हो? तो नाम भी नहीं पता कितनों का, कुछ नहीं पता मुझे। कोई अचानक से कोई पेड रहा है इसमें? सब एक्सपीरियंस लिए जिंदगी में, पेड भी लिया है? पेड भी लिया, सब एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए फिर से बताऊंगा, जब आप गलत रास्तों पे निकलते, जब आप अपना लेते हो कि अब यही है, लेकिन फिर से कहता हूँ, जब मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ किसी के साथ, तब कभी मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया, ईमानदारी से रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा कैरेक्टर है तो आई एक्सेप्ट दैट, ये मेरा कैरेक्टर। बट कभी कभार लगता है जो रहा, आप ये सब बोल रहे हैं मुझे,
कभी कभार लगता है कि शायद एक टाइम आएगा जहां बोलोगे यार ये सब छोड़ो, क्योंकि जैसे मैंने कहा लगने लगा है। लगने लगा है, कंटाल गए हो? देखिए 28 तारीख के बाद में बहुत चीज़ें ऐसी लगने लगी हैं, मेरे लगने से नहीं, अंतरात्मा कहने लगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा जैसे ज़िंदगी पे जीकर एहसान करूँगा। नहीं, कभी कभार लगता है कि ये सारी चीज़ें जो अब हम और आप अभी बात करते हो, कंटाल जाओगे इन सब चीज़ों से? देखिए मुझे ऐसा लगता है सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सबके काम करने की क्षमता अलग है। मैंने तो ऐसे ऐसे बूढ़े देखे हैं जो आज भी 4-4 लेके घूमते हैं, जो ऑलरेडी 70 साल के हो गए हैं। मुझे लगता है वो सिर्फ बातें करते होंगे। अरे बातें भले ही करते होंगे, लेकिन आजकल तरीके बहुत हैं भाई साहब। सिद्धार्थ भाई कौन सी मुंबई में रहते हो आप, पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप, या तो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है, या तो आप किसी की नज़र में अच्छा बन रहे हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मुंबई में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ बिक रही हैं कि लोग 70 साल के 4-4 लेके घूम रहे हैं। शुगर डैडी कहाँ से निकल के आया? क्या है शुगर डैडी? ऑफ कोर्स। क्या है शुगर नहीं नहीं, वही है। हाँ, वही है। नहीं, बट कभी कभार क्या होता है जो मैंने सुना है, अच्छा ये सुना है मैंने, हाँ सच्चे दिल से, कि कभी कभार ये शुगर डैडीज रखते हैं महिलाएं, पर वो बातें करते हैं इन लोग के साथ, वो बस ये महिलाओं को ले जाते हैं पार्टियों में ताकि लोग बोले अरे वाह यार तुम खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहे हो, वो बोलते हैं अरे यार मैं 70 साल का हूँ, देखो मैं खूबसूरत लड़की। बट वो लड़कियों की जिंदगी का ख्याल रखते, खर्चा उठाते, पर करते कुछ नहीं। ये कहने की बात है सर, ये तो वही बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपको लगता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, एटलीस्ट लिटा के चिपक के तो सो जाएंगे। वो हो सकता है। तो फिर मान लीजिए कुछ नहीं किया तो वो क्या मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेगी दुनिया, मतलब वो ठीक है? कुछ लोगों को कह रहे हैं आप ये सब जो बातें कर रहे हो वो बिग बॉस में जाना चाहते हो इसलिए? बिग As बॉस wild- देखिए wild card में? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है, आप भारत में किसी से भी पूछो सब लालसा रखते हैं कि बिग बॉस में जाएंगे। बड़ा शो है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोग बन जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं, और ये वर्ल्ड में फेमस है। मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, मेरी लालसा है शुरू से, क्योंकि मैं आज से नहीं बिग बॉस को बहुत समय से फॉलो करता हूँ, समझना। मैंने ऑडिशन आज से 2 साल पहले भी दिया है, ठीक है, और मेरे ऑडिशन चलते रहते हैं। मुझे पता है कि मेरे को कब जाना, वो मेरी किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता मुझे कब जाना, चीज़ें कब होंगी। ये चीज़ें अगर बिग बॉस में जाने के लिए होती जो मैंने की हैं, तो ये मैं कंट्रोवर्सी, मेरे पास इतने ऑप्शंस थे करने के लिए, मैं खुद भी कर सकता था। मुझे ये चीज़ें का बहुत शौक नहीं है। बिग बॉस से ऑफर आएगा, बिग बॉस मुझे बोलेगा या मैं बिग बॉस में जाऊंगा, ये आने वाले वक्त में पता चली जाएगा। अगर मेरा जाना तय होगा तो ज़रूर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि मेरा सपना भी है। तो मेरे को कोई इसको ये बोले, देखिए पहले मैं जो बोल रहा हूँ इसको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं किस कॉन्टेस्ट में बोल रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो नहीं इसके अंदर लालसा है, ये झगड़े करके जाना चाहता है। भैया ये बाहर निकलेगी तब भी सवाल कर सकती है, और मुझे करना है। ऑलरेडी देखिए इतना कुछ नहीं है, ना तो गए गुजरे हैं, बहुत अच्छे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है और बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। 2 पैसे की कोई कमी नहीं है, बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अपना खाना भी बहुत टाइम से खाते हैं, एवरीडे का 10-15 हज़ार रुपये का अपना लाइफ स्टाइल भी जीते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तानिया मित्तल की बात कर दो, तानिया मित्तल ने भी एक दुकान खोली हुई है, बिजनेस तो वो करती हैं, आपको आज बताते हैं उनका बिजनेस क्या है। सब लोग कहते हैं ना बिजनेस क्या है, बिजनेस उनका ये है। देखिए एक दुकानदार दुकान खोलता है 50 लाख रुपए लगा करके, मेरा बिजनेस है, मैं खोलूंगा और चलाएगा, मेरी इनकम होगी। लेकिन तानिया मित्तल ने बिजनेस खोला जरूर है, लेकिन 50 लाख रुपए नहीं लगाए, वो एवरीडे 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करती हैं अपने लाइफ स्टाइल पे, वो उनका बिजनेस है। कोई एक साथ पैसे लगा देता है बिजनेस में, तानिया मित्तल एवरीडे लगाती है 5-6 हज़ार, सैलरी वैलरी, तेल वेल, रील वील सब लगा कर 5-6 हज़ार रुपये वो खर्च कर लेती हैं। तो 50 लाख रुपए खर्च करते करते उनके कम से कम 2 साल निकल जाएंगे। 2 साल निकल जाएंगे तब तक वो वायरल हो जाएंगे, तो करोड़ों रुपए कमा लेंगे। कितना अच्छा प्रॉफिट है। तो बिजनेस तो करती हैं। दुकानदार 50 लाख लगा के रोज बैठ रहा है जाके वहाँ, सर ग्राहक आओ आओ सर डिस्काउंट देंगे, टाइल्स ले लो, ये ले लो, सारी चीज़ें। तो डिपेंड्स करता है, लेकिन बिजनेस माइंडेड यकीनन है। बसीर और फरहाना के जो झगड़े होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो घर से पहले डिसाइड होके हुआ है, आपको भी लगता है? देखिए बसीर क्या है, एक रोबोटिक इंसान है। चाबी भरो तो वो एकदम चार्ज होके लड़ेगा, यार तेरे की बॉडी यूं यूं यूं, ट्रक निकल गया तो कांपता है वो, ठीक है। मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दोस्त बहुत अच्छा, वैसे मेरा दोस्त है वो, जिन्होंने उनको बिग बॉस में भेजा है वो मेरे ही दोस्त हैं, उनकी ही कास्टिंग है, वो उन्होंने ही पहुंचाया है। तो बसीर क्या है कि उसने कई सारे रियलिटी शो किए हैं, तो उसको लगता है कि उसको हाउ टू टेकल सिचुएशन, उसने कई सारे रियलिटी शो करके एक्सपीरियंस कमाया है, और वो उस एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहा है कि कितना दिखना, कितना बोलना है। रोबोट की तरह आता है और रोबोट की तरह सो जाता, टोंग टोंग सो गया। और वो फरहाना का तो छोड़े, तो वो तो अननेसेसरी पता नहीं किसी बात पे लग रहा है। वो जब बात करती तो उसका चेहरा लाल हो जाता, मुझे लगता है कश्मीर वालों ने क्या ही भेज दिया, क्यों ही भेज दिया, कैसे भेज दिया, पता नहीं, समझ में नहीं आता। बिग बॉस एक रियलिटी शो है और बिग बॉस एक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ पे लोग रियल ही नहीं है।
अगर बिग बॉस मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं बना ना, मेरे जैसे रियल इंसान के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज़रूरत है फिर। अमल सोते रहते हैं, अमाल मलिक। उनका फैमिली को अमल बोल देते हैं, पर ठीक है। आप देखिए अमल क्या बोल- होता है, आप एक लेजेंडरी परिवार से आते हो। बहुत सारे लोग कह देते हैं मैं गोल्डन स्पून लेके पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं लिया, सब मैंने अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से पहचान बनाई। बस साले, तुम अपने उस लेजेंडरी परिवार में पैदा हो गए हो भाई, वही तुम्हारी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है कि मैं अपने घर से कुछ नहीं लिया। भाई तुम्हारी एडवांटेज है, तुम ऐसे लेजेंडरी परिवार में और एक परिपूर्ण परिवार में पैदा हुए हो जहाँ पे तुम्हें बिना मांगे सब कुछ मिल चुका है। अब तुम उसको सफल नहीं कर पा रहे हो, डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो तुम्हारी अलग बात है। और अमाल मलिक भाई से तो मेरा एकदम, देखिए बाहर निकलने के बाद में मैंने इनके कई सारे गाने सुने, मैं बड़ा फैन हूँ इनके गानों का। लेकिन आप टैलेंटेड बहुत है बंदा। टैलेंटेड बहुत है, लेकिन अंदर जाके आप रियलिटी शो में गए तो आपको जरूरत क्या थी इसमें जाने की? अगर गए तो काम ही बांट रहे हो आप, सबको काम दे देगा वो बंदा वहां पहुंच के। मुझे ऐसा लगता है सारे जो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन अंदर ही करवा लेगा वो, कि हाँ मैं ये काम दे दूंगा, ये काम दे दूंगा इसको। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अवेज और नगमा का बिजनेस चला है उनकी वजह से, 20 लाख रुपए कमाते हैं उनके थ्रू। अच्छी बात है, किसी का घर चलाना पुण्य का काम है, अच्छी बात है। लेकिन पहले उनको नींद से तो जग जाने दो, तब शायद कुछ कर पाए। एक दिन मुझे लगा बहुत अच्छा करेगा, जब बवासीर बोला था, बसीर को बवासीर बोला था एक बार, तो मुझे लगा और तेरे की तो अपनी पहचान में मजा कर दे। लेकिन जैसे शुरुआत तुरंत खत्म। मैंने कहा दैट तेरे किलो हो गया काम, मैंने कहा ये भी गया फिर। अगर मैं डिफाइन करूं कि आप और तानिया का रिलेशनशिप पास्ट में क्या रहा है, कैन आई कॉल यू तानियाज एक्स बॉयफ्रेंड? बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो मेरे सामने ना हो। नहीं, डिफाइन कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं तानिया के क्या लगते हैं आप, या क्या लगते थे, क्या होगा आपका? मैं फिर से बोलूँगा कि जब वो मुझसे ये सवाल पूछेगी तो उसका परिपूर्ण रूप से जवाब दूंगा और वो खुद एक्सेप्ट करेगी। वो प्लास्टिक की बोतल से भी पानी पीती है और मेरा झूठा पानी बोतल भी पिया उसने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चांदी के बर्तनों में खाना परोसते हैं, सोने की थाली में खाना खाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में खुल के बातें मैं उन्हीं लोगों से कर पाता हूँ जो डिज़र्व करते हैं, वरना तरस जाते हैं वो लोग एक शब्द सुनने को जो अपने आप को चालाक समझते हैं। सच बात है। थैंक यू मेरे भाई, दिल से। बहुत दिल से थैंक यू सो मच। तूने पूरी जर्नी ले गए थे, मैंने विजुअलाइज किया, imagine किया। चंद लम्हों में न समझ पाएगा तू मुझे जानना हो तो शाम होने के बाद मिलना। बलराज बलराज सिंह, थैंक यू। थैंक यू सर।